क्लास 10th की इकोनॉमी तो कंप्लीट हो गई, अब बारी ज्योग्राफी की है। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, एफर्ट मिनिमम रिजल्ट मैक्सिमम। और इस क्लास के बाद आपके ज्योग्राफी में 20 आउट ऑफ 20 कंफर्म हो जाएंगे और इस क्लास के अंदर हर एक वो चीज जो बताई जाएगी आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगी। सो हेलो एवरीबॉडी, नाम है मेरा अमन सिंह एंड स्वागत है आप सभी का डिग्निटी चैनल पर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार देखिए हमारे ज्योग्राफी के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला चैप्टर है हमारा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि रिसोर्स होता क्या है भाई। तो सिंपल भाषा में समझते हैं, आप है और आपके दो दोस्त हैं। एक दोस्त वो है जो आपको मुसीबत के समय हेल्प करता है। मान लो आप कहीं फंसे हुए हो, आप उसको कॉल करोगे, आपकी वो हेल्प कर देगा, तो वो दोस्त क्या हुआ, वो आपका एक रिसोर्स हुआ। देन एक वो दूसरा दोस्त है, जब भी आप किसी मुसीबत में हो या आपको कोई काम पड़े तो आपका फोन ही नहीं उठाए, तो वो दोस्त क्या आपका वो दोस्त रिसोर्स नहीं है। तो वही बता रखा है, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे, हमारे नीड्स को पूरा करे, वो हमारे रिसोर्सेज होते हैं। रिसोर्सेज मतलब क्या, जैसे हमारा कोयला हो गया, हमारा लोहा हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो ये सब हमारे लिए क्या है, रिसोर्सेज का काम करते हैं। तो किसी को भी रिसोर्स कहेंगे उसके लिए 3 शर्तें होती हैं। सबसे पहला, उसको बनाने के लिए अपने पास प्रौद्योगिकी होनी चाहिए या फिर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। ऑब्वियस बात है भाई, जमीन के अंदर कोयला ढका पड़ा है तो उसको निकालने के लिए अपने पास टेक्नोलॉजी भी तो होनी चाहिए, जेसीबी होनी चाहिए, देन खुदाई करने के लिए ड्रिलिंग मशीन होनी चाहिए। तो वही बात यहाँ पे कर रखी है। सेकंड आता है आर्थिक रूप से संभाव्य हो, यानी इकोनॉमिकली फीजिबल हो। दैट मींस कि ऐसा ना हो कि आपने 25 लाख का बिजनेस ही किया और 27 लाख का आपको घाटा ही हो गया। नहीं, इसमें सिंपल है कि अपना जो इन्वेस्टमेंट होगा वो मिनिमम होगा और अपने को जो रिटर्न मिलेगा वो मैक्सिमम मिलना चाहिए। मान लो अगर मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए जो रिसोर्सेज निकालने में, तो उससे मेरे को कम से कम 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए मिलने चाहिए ताकि वो मेरे को प्रॉफिट ला करके दे सके। तीसरा आता है सांस्कृतिक रूप से मान्य या फिर कल्चरली एक्सेप्टेबल। वो सब रिसोर्सेज को ही निकालेंगे या उसको रिसोर्सेज कहेंगे जो कि हमारे समाज में एक्सेप्टेबल होगा। अब दारू को रिसोर्स थोड़ी बोलोगे भाई, है ना। अब आते हैं हमारे रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं भाई। तो रिसोर्सेज हमारे 2 टाइप के होते हैं। पहला आता है नेचुरल रिसोर्सेज, देन सेकंड आता है ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब वही जो हमारे जमीन हो गए, जंगल हो गए, हमारी मिट्टी हो गई, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब हमारे क्या है, ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है जो हमको नेचर से देखने को मिलते हैं। देन सेकंड आता है ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि मैं और आप, हम लोग जैसे भाई पढ़ाई लिखाई करेंगे तो आगे जाके कोई आईएएस ऑफिसर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, है ना। हम अपने देश के विकास में योगदान देंगे, है ना, पैसे कमाएंगे, सरकार को टैक्स देंगे, जिससे हमारे देश का डेवलपमेंट होगा। तो हम लोग भी क्या है, ह्यूमन लोग भी एक रिसोर्सेज के रूप में काउंट किए जाते हैं। तो जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, हमने बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगाई, उद्योग लगाए एंड हमारा पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ा, है ना। लोगों की जब इनकम बढ़ेगी तो फैमिलीज भी बढ़ने लगी। इससे नुकसान क्या हुआ, जो हमारे रिसोर्सेज थे ना उसको हमने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। यानी जो रिसोर्सेज अपने 100, 200, 300, 400 साल चलने चाहिए थे, वो इतनी ज्यादा तेजी से हम यूज कर रहे हैं कि अगले वो 50-60 साल के अंदर ही खत्म हो जाएंगे। उसके अलावा और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई भाई, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन फैल गया, है ना। दिल्ली में इतना ज्यादा पोल्यूशन आप लोग देखते ही हैं। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज अपने को देखने को मिल रहा है कि पहले सर्दियां बहुत लंबी चला करती थी, अब सर्दियां बहुत कम है और गर्मी एकदम भयंकर वाली 50 डिग्री 55 डिग्री वाली गर्मियां पड़ रही हैं। और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो हमारे आसपास इतने सारे पेड़ पौधे पक्षी हुआ करते थे, उनमें से बहुत सारे आज के समय लुप्त हो चुके हैं। तो इसी में फिर निकल के आया कि जब ये सारी समस्या है तो इसको अपने को निपटना कैसे है, इसके लिए है भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये हमने इकोनॉमिक्स के अंदर भी देखा था, यानी कि डेवलपमेंट हमारा ऐसा हो जिससे हमारे जो रिसोर्सेज है उसका हम कम से कम इस्तेमाल कर सके अपना डेवलपमेंट करने के लिए, ताकि आगे आने वाली जो जनरेशन है वो हमारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकेगी। इसी में देखिए ये रही आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन। देन इसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो कि आपके एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रियो डी जेनेरियो कहां पे पड़ता है भाई, ब्राजील के अंदर एक शहर है। वहां पे 1992 के अंदर एक पृथ्वी सम्मेलन या फिर अर्थ समिट हुआ था। अभी हुआ क्यों था, इसी के लिए कि हमको अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए, हमारे रिसोर्सेज को बचाना चाहिए, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसको हमको कम करना चाहिए। इसी को लेकर के दुनिया भर के जो नेता है वो यहाँ पे आकर के इकट्ठा हुए। इसी के अंदर एक चीज एक्सेप्ट करी गई थी जिसका नाम था एजेंडा 21। अब बच्चों को लगता है एजेंडा 21 मतलब कि 21 अलग अलग एम्स रखे गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ 21 का मतलब है 21st सेंचुरी, कि हमको 21st सेंचुरी के अंदर क्या क्या काम करने हैं ताकि आगे आने वाली जनरेशन जो है उसको फायदा हो सके। वही है कि हमको अपना जो भी एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, जो हमारे रिसोर्सेज है उनको ढंग से इस्तेमाल करना है। तो ये अर्थ समिट किसके अंडर हुआ था, ये हुआ था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, यूएनसीईडी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसके तत्वावधान में यानी इनके गाइडेंस के अंदर ये सम्मेलन हुआ था। और ऐसा नहीं है कि एकदम से ही 1992 में अपने को याद आया था कि अपने को एनवायरनमेंट को बचाना है। इससे बहुत पहले यानी 1968 के अंदर क्लब ऑफ रोम ने भी जो हमारा एनवायरनमेंट है इसको प्रोटेक्ट करने की बात करनी स्टार्ट कर दी थी। उसी के बाद एक 1987 में बर्टलैंड रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज पढ़ रहे हैं उसका सबसे पहली बार जिक्र हुआ था।
ये मैं बता क्यों रहा हूँ, ये आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर ये डायरेक्टली एमसीक्यू फॉर्म के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं। यही बर्टलैंड रिपोर्ट आगे जाके एक बुक के रूप में छपी आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से, तो ये भी नाम अपने को याद रखना पड़ेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला आता है रिसोर्सेज की प्लानिंग। भैया रिसोर्सेज की प्लानिंग क्यों जरूरी है? जब हमें पता लग गया कि रिसोर्सेज इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जब तक हम उसको संभाल के नहीं रखेंगे तो भैया अब कैसे काम चलेगा? जैसे सोना देखो तो लोग सोना क्या है एकदम तिजोरी के अंदर संभाल के रखेंगे, बैंक के अंदर जमा करके रखेंगे, क्यों? उन्हें पता है कि भाई सोना क्या है, बहुत ज्यादा महंगा है। वैसे ही हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं उसको हमको बचा करके रखेंगे। सेम वैसे ही जैसे मान लो आपके पास अगर 100 रुपए हैं और आपको पता लगे आपको ये 100 रुपए अगले पूरे एक साल के अंदर खर्च करने, तो आप क्या करोगे? थोड़ा खर्च करेंगे। तो वैसे ही हमको रिसोर्सेज की प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। अब वो क्यों जरूरत पड़ती है? सबसे पहला आता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे देश के अंदर जो रिसोर्सेज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। आपको झारखंड के अंदर रिसोर्सेज ज्यादा देखने को मिलेंगे, उड़ीसा में देखने को मिलेंगे, आंध्र प्रदेश साइड में देखने को मिलेंगे, लेकिन जो हमारे नॉर्थ वाले इलाके हैं, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पे अपने को उतने रिसोर्सेज देखने को नहीं मिलेंगे। तो रिसोर्सेज की जब प्लानिंग होगी तो इससे हमें जहाँ पे ज्यादा रिसोर्सेज है वो कम रिसोर्सेज वाले एरिया तक पहुंचा सकते हैं। सेकंड आता है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि भैया जब रिसोर्सेज अपने पास रहते हैं तो हम उसका इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कि आने वाले समय में वो बचेगा ही नहीं। तो इसके लिए हमको प्लानिंग पहले से करनी पड़ेगी ताकि हम उनका थोड़ा इस्तेमाल कर सके। थर्ड पॉइंट आता है प्रॉब्लम ऑफ रीजनल इम्बैलेंस। जैसा मैंने बताया था कि जो हमारा झारखंड वाला इलाका हो गया, छत्तीसगढ़ वाला इलाका हो गया, उड़ीसा वाला इलाका हो गया, यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, लेकिन जो हमारे नॉर्थ वाले इलाके हैं वहां पे अपने को उतने रिसोर्सेज देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन उल्टा है, तो जो हमारे नॉर्थ वाले इलाके हैं वो थोड़े ज्यादा डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू जहाँ पर रिसोर्सेज हैं। तो प्लानिंग से हमको यही करना पड़ेगा कि जहां पर रिसोर्सेज हैं उनका भी डेवलपमेंट हो और जहां पर रिसोर्सेज नहीं है उनका भी डेवलपमेंट हो। देन लास्ट पॉइंट आता है नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमको विकास इस प्रकार से करना है कि हमारी आने वाली जनरेशन है उनके पास भी कोयला, पेट्रोलियम, लोहा ये सब बचा रहे ताकि वो उसका इस्तेमाल कर सके। अब इसके लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं? तो भाई मेनली 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी, पहचान और तालिका बनाना। अब ऑब्वियसली बात है भाई, मान लो आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो उससे पहले आप क्या देखोगे? अच्छा मेरा सिलेबस ये है, मेरे को ये किताबें पढ़नी है, ये चैप्टर्स पढ़ने हैं। सेम यहाँ पे भी है कि अपने को पहले पता तो हो कि रिसोर्सेज है कहाँ कहाँ, किस टाइप के रिसोर्सेज है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम सर्वे करेंगे, मैपिंग करेंगे, जगह को नोट डाउन करेंगे कि अच्छा इन जगह पे ये सारे रिसोर्सेज अपने को देखने को मिलते हैं। तो पहला स्टेप हो गया ये। सेकंड आता है प्लानिंग स्ट्रक्चर। जब अपने को पता लग गया कि रिसोर्सेज कहाँ पे है, उन रिसोर्सेज को निकाला कैसे जाएगा, कौन वो इंस्टीट्यूशन है जो कि उन रिसोर्सेज को निकालेगा, देन उन निकालने के बाद उसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये आता है सेकंड स्टेप में प्लानिंग स्ट्रक्चर। सेम ऐसे जैसे आप लोग टाइम टेबल बनाते हो कि मैं 2 घंटे ये पढ़ूंगा, 1 घंटे ये वो पढ़ूंगा, 1 घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, सेम वैसे ही। थर्ड आता है मैचिंग प्लान्स, यानी समन्वय स्थापित करना कि जो हम रिसोर्सेज निकालेंगे उसका इस्तेमाल हम देश के डेवलपमेंट में कैसे करेंगे। ये भी अपने को इसी के अंदर देखा जाता है कि हम रिसोर्सेज को इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि हमारे देश का डेवलपमेंट मैक्सिमम हो सके। तो इसी के अंदर पहला और एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स आता है जिसको हम कहते हैं लैंड रिसोर्स। तो जमीन क्या है भाई? बहुत एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि हम लोग कहाँ रहते हैं भाई? जमीन के ऊपर ही रहते हैं। पानी कहाँ है? जमीन के ऊपर ही है। मैं भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, कहाँ पढ़ा रहा हूँ? जमीन के ऊपर ही तो पढ़ा रहा हूँ। तो वो है लैंड रिसोर्सेज। यहाँ पे कुछ पाई चार्ट आप लोग देख सकते हैं। एग्जाम के अंदर कई बार पूछ लेता है कि प्लेन का हिस्सा कितना % है, तो 43% है। माउंटेन कितने % है, तो 30% है। देन प्लेटू कितने % है, तो 27% है। सेम यहाँ पे भी लैंड का इस्तेमाल हम किस किस टाइप से करते हैं वो भी मैंने यहाँ पे लगा रखा है। तो एक बार आप इसको देख करके जाएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सा एरिया है जो कि पहले कम था अब बढ़ गया है। यहाँ पे नीचे उनके नाम भी आप लोग देख सकते हैं। तो अब सबसे जो बड़ी समस्या आती है वो लैंड को लेकर के कि लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। तो हमारी जो जमीन है वो खराब हो रही है। वो कैसे खराब हो रही है? तो 3-4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला आता है माइनिंग। माइनिंग मतलब क्या होता है कि जमीन के अंदर हम गड्ढा खोदते गए, देन वहां से अपने को जो भी कोयला निकालना है, लोहा निकालना है, तो उसके लिए हम जमीन को खोद देते हैं। इसी को माइनिंग कहा जाता है। अब माइनिंग से क्या होता है कि भाई जब हम उसको खोद रहे होते हैं तो आसपास क्या है? बहुत धूल मिट्टी उड़ती है, तो उससे एनवायरमेंट में पोल्यूशन होता है। उसके बाद जब वो माइनिंग खत्म हो जाती है, जब हम उसको खाली छोड़ के चले आते हैं, तो जब मान लो भूकंप आया या फिर बाढ़ आई तो वहां के अंदर पानी भर जाएगा या फिर वो जमीन धस जाती है, जिससे भी हमको बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो कौन कौन से एरिया परेशान है भाई माइनिंग से? तो ये स्टेट के नाम याद रखेंगे, हमारे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, ये माइनिंग से बहुत ज्यादा परेशान है। एंड माइनिंग के साथ में एक और प्रॉब्लम आती है जिसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन, कि आसपास के जंगलों वगैरह को भी काट दिया जाता है ताकि हम उनके नीचे जो भी रिसोर्सेज है उनको निकाल सके। सेकंड पॉइंट आता है हमारा ओवरग्रेजिंग या फिर अति पशुचारण, यानी कि जो भी जानवर हमारे घास खाते हैं वो जिस जमीन पे घास हो रखी है, पूरे बड़ी एरिया में अगर घास हो रखी है, जैसे हमारे सर पे बाल होते हैं वैसे ही, तो वो इन घास को ऐसे खा जाते हैं जैसे सर जब टकला हो जाता है बिना बाल के, तो वैसे ही वो जमीन भी टकली हो जाती है बिना घास के। तो इससे नुकसान क्या होता है कि जब मान लो हवा चलेगी या फिर जब मान लो वहां से पानी बहेगा तो वो जो जमीन के ऊपर मिट्टी होगी वो पूरी खराब हो जाएगी, वो पूरी मिट्टी बह जाएगी। तो इससे भी नुकसान होता है। तो कौन कौन से एरिया से अफेक्टेड है भाई? तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है एंड महाराष्ट्र इस समस्या से जूझ रहा है।
थर्ड आता है ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन मतलब कि जब हम खेत के अंदर पानी बहुत बड़े लेवल पे भर देते हैं और उसको लंबे समय के लिए छोड़ देंगे तो उसको हम ओवर इरिगेशन कहते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जब लंबे समय तक पानी एक जगह पे टिका हुआ है तो धीरे धीरे क्या होगा, इवेपोरेट होगा, सूरज दादा उसको खींच लेंगे। तो जब मान लो पानी भाप बन के उड़ेगा ना तो अपने पीछे क्या छोड़ के जाएगा, नमक छोड़ के जाएगा। तो वो नमक क्या होगा, तो जो हमारी जमीन है उसके ऊपर वो नमक सेटल डाउन हो जाएगा, जिससे तो जमीन है वो उतनी फर्टाइल नहीं बचेगी। इससे कौन कौन से एरिया परेशान है भाई, तो हमारा पंजाब है, हरियाणा है, वेस्टर्न यूपी है, वो इस समस्या से परेशान है। अगला आता है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड डस्ट। हमारे जितने भी इंडस्ट्रीज है वो इतने ज्यादा धुआं निकालते हैं, इतना धुआं करती है, इससे भी हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर नुकसान होता है, क्योंकि ये सारा धुआं और धूल कहाँ जाके जमेगा, वापस जमीन पे आकर ही तो सेटल होगा। इससे जो हमारी जमीन है वो खराब होती है। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तो दोनों बच्चे ध्यान से देखेंगे। अगर मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ तो हिंदी वाले देख लेंगे, हिंदी में बोल रहा हूँ तो इंग्लिश वाले देख लेंगे। अब पॉइंट आता है कि इसका कंजर्वेशन मेजर्स क्या होंगे, इसको हम कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि अफॉरेस्टेशन होना चाहिए एंड ग्रेजिंग मैनेजमेंट होना चाहिए, कि आसपास पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए। दूसरा, जो हम जानवर ग्रेजिंग कर रहे हैं उसको हम कंट्रोल्ड वे में करें ताकि जो हमारी जमीन है वो टकली ना हो जाए, पहला। सेकंड आता है शेल्टर बेड्स, कि हमारे जो खेत होंगे उसके आसपास हम पेड़ पौधे लगा दे, जिससे जो हमारा हवा है वो हमारे लैंड को खराब ना कर सके, है ना, जो मिट्टी विट्टी है वो बहा के ना ले जाए, या फिर जो पानी है वो कम से कम डैमेज करे। कुछ इस टाइप के आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो, इसी को हम कहते हैं शेल्टर बेल्ट्स या फिर रक्षक मेखला। थर्ड आता है स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, जो हमारे रेतीले इलाके हैं, जो हमारे थार डेजर्ट वाला इलाका है, वहां पे हम कैक्टस टाइप के पौधे उगा सकते हैं, थॉर्नी बुशेस वाले, जिनमें कांटे वगैरह हो, वो जमीन को पकड़ करके रखते हैं, जिससे वो वहां की जमीन जो है वो खराब नहीं होगी। ये हमारा थर्ड पॉइंट। देन आता है फोर्थ पॉइंट की ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, यानी औद्योगिक जल का परिष्करण। जो हमारे उद्योगों से गंदा पानी निकलता है ना, उसको हम अच्छे से ट्रीटमेंट करें ताकि वो पानी अगर मान लो जमीन वगैरह पे आए भी तो जमीन को उतना खराब ना कर सके। अगला पॉइंट आता है कि टाइप्स ऑफ सॉइल, यानी कि जैसा हमारा लैंड एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वैसे ही सॉइल भी एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। सॉइल कैसा है भैया, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। यानी जो मिट्टी है वो बार बार बनती रहेगी, लेकिन मिट्टी को बनने में क्या भाई लाखों साल लगते हैं। इसके लिए हमको जो मिट्टी है उसको भी प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि हम मिट्टी के अंदर इतने ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज कर लें, है ना, जैसा मन करे वैसे जमीन को इस्तेमाल करें, तो जो हमारी सॉइल है वो क्या हो जाएगी, सॉइल हमारी खराब हो जाएगी, जो हम फसल उगाएंगे वो फसल नहीं उग पाएगी। तो कितने टाइप की सॉइल है भाई, तो 6 टाइप की सॉइल है। देखते हैं एक एक करके। ये आपके मैप में दिखा हुआ है कौन कौन सी सॉइल है भाई। सबसे पहला है फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स, जो कि हमारे माउंटेन वाले इलाके में पाई जाती है। देन सेकंड आता है जलोढ़, जिसको एलुवियल सॉइल कहा जाता है। देन आती है ब्लैक सॉइल, देन आती है रेड एंड येलो सॉइल, देन आती है लेटरेट सॉइल एंड देन आती है एरिड सॉइल, जो कि हमारे थार वाले इलाके में पाई जाती है। एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ मैंने आपको फिजिकल मैप में भी लगा करके दिखा रखा है हमारे स्टेट के अंदर कौन कौन सी टाइप की मिट्टी पाई जाती है। तो अगर मैप के अंदर क्वेश्चन पूछे तो आप यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला आता है एलुवियल सॉइल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल है, जो कि बनती कैसे है, 3 टाइप की नदियों से, जो हमारी गंगा है, जो हमारी ब्रह्मपुत्रा है, जो हमारी सिंधु नदी है, इन तीनों से मिल करके हमारी एलुवियल सॉइल बनती है। और इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, इसके अंदर अपने को पोटास, फास्फोरस एंड लाइम देखने को मिलता है, जिससे इसकी जो फर्टिलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा होती है, ये बहुत अच्छी फसल उगा पाती है। इसके अंदर अपने को शुगर केन, राइस हो गया, वीट हो गया, और जो दाल वगैरह है वो बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। तो हमारा जो नॉर्थ वाला इलाका है वहां पे अपने को एलुवियल सॉइल ही देखने को मिलती है, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। तो जो एलुवियल सॉइल है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, पहला बांगर, दूसरा खादर। अब इसको याद कैसे करेंगे, याद करो, पहले के समय एक ऐड आती थी बांगर सीमेंट की, इसके अंदर एक जो दद्दा आते थे वो कैसे थे भाई, ये बूढ़े से दद्दा आते थे। जब बात आती है बांगर की तो अब बांगर से मतलब पुराना याद रखेंगे। तो वही बांगर सॉइल कौन सी होती है, ओल्ड एलुवियल सॉइल, जो कि एक समय पर नदी ने लेकर के आई, और अब इतना लंबा समय हो गया कि उसके ऊपर नदी का पानी कभी आया ही नहीं। वो पुरानी सॉइल हो चुकी है, जिसके अंदर अपने को कंकड़ बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, मिट्टी के अंदर कंकड़ बहुत ज्यादा देखने को मिले, उसको हम कहते हैं बांगर सॉइल। देन आता है खादर सॉइल, यानी ये वो वाली सॉइल है जिसको नदी हर साल नया नया करती रहती है। जब नदी के अंदर बाढ़ आती है ना तो अपने साथ मिट्टी भी लेकर के आती है, तो ये हर साल रिन्यू होती रहती है। इसको न्यू एलुवियल सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। सेकंड आता है हमारा ब्लैक सॉइल, जिसको हम रेगुर सॉइल या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कॉटन बहुत अच्छे लेवल पे हो जाती है। सेकंड फीचर इसका क्या है कि कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, ये अपने अंदर मॉइस्चर बड़े अच्छे से होल्ड करके रख पाती है, और गर्मी के समय इसके अंदर डीप क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। कुछ इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने फोटो भी लगा रखी है ब्लैक सॉइल की। तो कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, तो अपने को महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश जैसे इलाकों में देखने को मिलती है। देन थर्ड आता है हमारा रेड सॉइल एंड येलो सॉइल, यानी जो सॉइल जिसके अंदर आयरन अपने को देखने को मिलता है, जिसके कारण वो रेड रंग की दिखती है, और जब इसके अंदर पानी मिला दिया जाए तो यही रेड सॉइल येलो सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे आप लोग इनके बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। देन अगला आता है हमारी लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल मतलब वो वहां पे डेवलप होती है जहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो और बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल हो, यानी जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती होगी और बहुत ज्यादा बारिश भी होती होगी। इससे होता क्या है कि जो मिट्टी होती है ना, ऊपर वाली जो महीन महीन मिट्टी होती है, वो इस हैवी बारिश के कारण बह जाती है, जिसकी वजह से वहां पे खाली कंकड़ीली टाइप की मिट्टी बचती है, जिसको लेटराइट सॉइल भी कहा जाता है।
इसी को लीचिंग प्रोसेस कहा जाता है कि जब ऊपर वाली जो मिट्टी होती है वो बह जाए। अब इसका फीचर क्या है कि भैया ये टी, कॉफी, कैश्यू नट्स इस सबको उगाने में बहुत ज्यादा मददगार होती है। हिंदी में देख दे, चाय, कॉफी और काजू वगैरह उगाने में ये सॉइल बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होती है। अगला आता है हमारा एरिड सॉइल, यानी वो उन इलाकों में पाया जाता है जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, जैसे हमारे राजस्थान वाले इलाके, जो हमारे रेगिस्तान वाले इलाके हैं ना, वहां पे ये सॉइल देखने को मिलती है। अगला आता है फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल मतलब जो वहां पे पाए जाएंगे जहां पे अपने को पेड़ पौधे पहाड़ टाइप देखने को मिलते हैं, वहां पे अपने को ये वाली सॉइल देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही कम फर्टाइल होती है। इसी के साथ होता है हमारे यहाँ पे पहला चैप्टर खत्म। अब आते हैं हमारे सेकंड चैप्टर पे, जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इसमें अपने को एक वर्ड समझना है, बायोडाइवर्सिटी या फिर जैव विविधता होती क्या है। हमारे धरती के ऊपर जितने भी टाइप के पेड़ पौधे, पशु, सूक्ष्म जीव या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, इसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, क्योंकि ये एक इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं जिसमें हर एक चीज दूसरे पे निर्भर होती है। यानी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चीज पाई जाती है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक के बिना दूसरे का गुजारा नहीं हो सकता। उसी प्रकार इंसान भी इन सब चीजों पे डिपेंडेंट है, चाहे वो पेड़ हो गए, पौधे हो गए, छोटे जानवर हो गए, हर एक चीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। इसी को बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है भैया? सबसे पहला आता है क्रिएटर ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण। जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं ना, वो हमारे क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर है। दुनिया की हर एक चीज पेड़ पौधे पे डिपेंडेंट है ना। अगर वेजिटेरियन हो तो जो भी हम फल फूल पौधे जड़ जो भी हम खाते हैं वो अपने को पेड़ पौधों से ही मिलता है। उसके अलावा अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है जो भी जानवरों को खाता है, वो जानवर वगैरह भी क्या खाते हैं भैया? वो भी तो पेड़ पौधे ही खाते हैं। तो ये हमारे क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर के रूप में इनको देखा जाता है। देन सेकंड आता है लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जीवन साध्य संसाधन है। यानी जो भी अपने को हवा चाहिए, पानी चाहिए, मिट्टी चाहिए, ये सब अपने को कहाँ से मिलेगा? अपने जो बायोडाइवर्सिटी है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, इसी से देखने को मिलेगा। इससे अपने को ऑक्सीजन मिलती है, इसी से अपने को पानी या फिर वाटर साइकिल देखने को मिलता है कि पानी आएगा, देन वो भाप बन के ऊपर जाएगा, देन वापस से वो बारिश के रूप में नीचे आएगा। देन हमारी जो जमीन है वो हमको फर्टिलिटी प्रदान करती है, जिससे हम फसल वगैरह उगा पाते हैं। देन अगला आता है कल्चरल एंड इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, कि बहुत सारे जो हमारे ट्राइबल्स ग्रुप है वो इन जंगलों के ऊपर निर्भर रहते हैं। उनका जो लाइवलीहुड होता है वो इसके ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। अगर आप लोगों ने पुष्पा मूवी देखी होगी या कंतारा मूवी देखी होगी, तो उसके अंदर क्या है? जो ट्राइबल लोग हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? अपने फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अगला पॉइंट आता है मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन। ये जो इनकी संख्या कम हो रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है? सबसे पहला आता है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड एनक्रोचमेंट। ये इंसानों ने धीरे धीरे करके जंगलों को पूरा साफ कर दिया। जो पहले जंगली जानवरों को घर हुआ करता था, वहां पे अब इंसान रहने लगे, तो इससे जो जंगली जानवर है उनके घर वगैरह खत्म हो गए, तो अब इंसानी इलाकों में आकर के इंसानों पर अटैक करते हैं, उनकी जनसंख्या कम हो गई है। देन सेकंड आता है पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड। हम जानवरों को भैया उनके खाल के लिए, हड्डियों के लिए, उनके मांस के लिए उनका शिकार करते हैं, जिससे उनकी जनसंख्या क्या है? धीरे धीरे और कम होती जा रही है। तो इसके अंदर ये पॉइंट आता है। इसी में अगला पॉइंट आता है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का, कि हमारे जो जंगलों के अंदर जब आग लग जाती है तो हमारे पेड़ पौधे भी नष्ट होते हैं, तो जानवर होते हैं बहुत सारे बेचारे जल करके उनकी डेथ हो जाती है, तो इससे भी इनका डिप्लीशन देखने को मिलता है। अगला आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस, कि हमारे जो सरकार है उसने जंगलों को किस किस हिसाब से डिवाइड कर रखा है। जैसे क्लासरूम के अंदर बच्चे होते हैं ना, टॉपर बच्चे अलग, देन मीडियम बच्चे अलग, देन जो क्लास के सबसे नालायक बच्चे होते हैं वो अलग। तो सरकार ने भी जंगलों को कुछ हिसाब से डिवाइड कर रखा है। जो सबसे टॉपर बच्चे हैं, यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पौधे होते हैं, वो आते हैं हमारे आरक्षित वन के अंदर या फिर रिजर्व्ड फॉरेस्ट के अंदर। ये वो है जिस पे सरकार सबसे ज्यादा ध्यान देती है, जिनको प्रोटेक्ट करने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि हमारे देश का ऑलमोस्ट 50% जो हमारे जंगल है वो इसका पार्ट माने जाते हैं। इसके अंदर क्या क्या मना होता है भाई? इसके अंदर हंटिंग नहीं कर सकते, है ना, पेड़ों की कटाई नहीं कर सकते, या फिर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी इसके अंदर मना होती है, कुछ भी आप नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पे जो भी हमारे जंगली जानवर हैं, पेड़ पौधे, उनको बचाने की कोशिश करी जाती है। कैसे पुष्पा में जब पेड़ पौधों को काटा जाता है तो पुलिस वाला क्या है? उसको रोक रहा होता है। तो वह इसी टाइप के जंगलों की वहाँ पे बात हो रही होती है, जो हमारे बायोडाइवर्सिटी को बचाने की कोशिश करी जाती है। कहाँ कहाँ पे मिलते हैं ये? जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड के अंदर, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र में ये अपने को फॉरेस्ट या फिर वन देखने को मिलते हैं। सेकंड आता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, यानी ये वो बच्चे हैं जिनके 70-75% टाइप के मार्क्स आते हैं। टीचर इन पे ध्यान तो देते हैं लेकिन उतना ज्यादा नहीं। तो सेम इसके अंदर भी है कि जो इसके अंदर फॉरेस्ट आते हैं, इसके अंदर लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती है। हंटिंग वगैरह यहाँ पे भी अलाउड नहीं होती, लेकिन इंसान अंदर जाकर के जो भी पेड़ पौधों से लकड़ियां वगैरह उठानी हो, फल फूल वगैरह लेने हो, तो यहाँ से वो लोग ले सकते हैं। बस इसका मेन मकसद रहता है कि जो फॉरेस्ट क्या पता आने वाले समय में खत्म हो जाए, उनको बचा करके रखा जा सके। इसके अंदर से कौन कौन से स्टेट आते हैं? तो भैया बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान इसके अंदर काउंट किए जाते हैं। देन थर्ड आता है अनक्लास्ड फॉरेस्ट, यानी ये वो वाले इलाके हैं जिसपे सरकार वगैरह कोई ध्यान नहीं देती। ये ऐसे ही टाइप के जंगल है, इसको जो आसपास के गाँव वाले इलाके हो गए, है ना, जो आसपास रहने वाले लोग हो गए, वो इनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, तो वो अनक्लास्ड या फिर अवर्गीकृत वन के अंदर आते हैं। इसके अंदर आप जो भी लोकल कम्युनिटीज के माध्यम से, जैसे कांतारा टाइप पिक्चर के अंदर,
तो जो कम्युनिटी है वही जंगल को बचा करके रखने का काम करती है। इसके अंदर कौन कौन से जो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके हैं, हमारे 7 सिस्टर्स हैं वो हो गया, या फिर गुजरात वाले इलाके इसके अंदर आते हैं। अब अगला आता है गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्रोविजन कर रखे हैं हमारे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। सरकार ने कुछ रूल एंड रेगुलेशन लेकर के आ रखे हैं, कुछ नियम ला रखे हैं जिससे इनको बचा करके रखा जा सकता है। सबसे पहला जो नाम अपने को याद रखना है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यानी इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसका मेन मकसद क्या था भैया? स्टॉप हंटिंग, जो भी जानवरों को मार दिया जाता है उसको रोक के रखना, और लीगल प्रोटेक्शन देना हमारे एंडेंजर्ड स्पीसीज को, जितनी भी हमारी संकटग्रस्त प्रजातियां हैं यानी जिनकी संख्या बहुत कम है, अगर उनको बचा के नहीं रखा गया तो वो खत्म हो सकती है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम ये करता है। इसके लिए सरकार ने जगह जगह पे नेशनल पार्क्स हो गए या फिर सेंचुरीज बना रखी है, यानी वो इलाके जहाँ पे जानवर रह सकते हैं और कोई भी बाहर से आदमी आकर के वहां पे उनको मार के या फिर किसी और तरीके से उनको वहां से लेके नहीं जा सकता है। तो सरकार ने ये कुछ प्रोविजंस कर रखे हैं। अगला आता है कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। सरकार अलग अलग समय पे अलग अलग जानवरों को बचाने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स लेकर के आती है। जैसे एक बहुत ही फेमस है प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि 1973 में लाया गया था ताकि हमारे देश के अंदर जो टाइगर्स हैं, जो बाघ हैं, उनकी संख्या को बढ़ाया जा सके। उसके अलावा भी बहुत सारे जानवर जैसे राइनोसोरस है, मुगल है, घड़ियाल है, एशियाटिक लायन है, इन सबको बचा के रखने के लिए भी सरकार अलग अलग प्रोग्राम्स चलाती है। अगला आता है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड इंसेक्ट स्पीसीज। तो ऐसा नहीं है सरकार ने सिर्फ हमारे जंगलों को बचाने के लिए काम किया, जो हमारे जानवर हैं, जो हमारे इंसेक्ट्स हो गए जैसे तितली वगैरह हो गई, उन सबको बचा के रखने के लिए भी सरकार अलग अलग समय पर रूल लाती है। जैसे 1980 में, 1986 में, 1991 में तो सरकार ने जितने भी 6 स्पीसीज ऑफ प्लांट थे, यानी जो पौधों की प्रजातियां, 6 प्रजातियां थी, नाम अपने को याद नहीं रखना, बस ये याद रखना है कि 6 प्रजातियां थी, उनको सरकार ने लीगल प्रोटेक्शन दे रखा था कि यानी अगर उन पेड़ पौधों को कोई लेकर के जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इसके अंदर बस ये आते हैं। अगला आता है कम्युनिटी कंजर्वेशन, यानी सरकार अपनी तरफ से तो कोशिश करती है, उसके अलावा जो लोकल कम्युनिटी के लोग होते हैं, जो हमारे ट्राइबल लोग होते हैं, वो भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, उनको बचा के रखा जा सके। तो 3-4 अपने को देखने हैं। सबसे पहला आता है चिपको मूवमेंट। चिपको आंदोलन किन्होंने स्टार्ट किया था भाई? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने एंड गौरा देवी जी ने स्टार्ट किया था। कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड के अंदर। इसमें होता क्या था कि महिलाएं जाकर के पेड़ को गले से लगा लेती थी ताकि उन पेड़ों को काटने से बचाया जा सके, इसलिए इसका नाम दिया गया चिपको मूवमेंट। इसके थ्रू वही तो हमारे जंगल वगैरह है उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी गई थी। अगला आता है सरिस्का एंड अलवर रीजन। सरिस्का में क्या होता था? सरिस्का टाइगर रिजर्व था। वहां पे ना बहुत ज्यादा माइनिंग एक्टिविटीज हुआ करती थी, यानी वहां पे जमीन को खोदा जाता था। तो आसपास के जो गांव वाले इलाके हैं उन्होंने इसका विरोध किया एंड जो गवर्नमेंट है उसने वहां पे माइनिंग एक्टिविटी को परमानेंटली बैन कर दिया। सेम आता है अलवर रीजन में। जो अलवर एरिया में 5 गांव थे ना, उन लोगों ने आसपास की जमीन थी उसको भैरव देव डाकव सेंचुरी में घोषित कर दिया कि यहाँ पे कोई भी आके हंटिंग वगैरह नहीं कर सकता या फिर कोई भी बाहर का व्यक्ति आकर के यहाँ पे इंक्रोचमेंट वगैरह नहीं कर सकता। तो ये एक एग्जांपल है कम्युनिटी कंजर्वेशन का। अगला आता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यानी इसके अंदर जैसे लोगों के लिए पुलिस होती है वैसे जंगलों को बचाने के लिए भी पुलिस होती है, जिसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहा जाता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड जो आसपास के गांव वाले लोग हैं वो लोग मिल करके जंगलों को बचाने का काम करते हैं, जिसको JFM कहा जाता है, यानी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहा जाता है। स्टार्ट कब हुआ? 1988 में ओडिशा से ये चीज स्टार्ट हुई एंड इसके बदले में जो आसपास के कम्युनिटी के लोग हैं उनको जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो थोड़ा एक्सेस देता है कि आप जंगल में जाकर के कुछ फल हो गया, कुछ लकड़ियां वगैरह लेकर के आ सकते हैं। और जब मान लो कोई लकड़ी वगैरह सरकार ने बेची तो उसके अंदर से कुछ प्रॉफिट का हिस्सा इन लोगों को भी दिया जाता है। अगला आता है बीज बचाओ आंदोलन। ये भी कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के टिहरी वाले इलाके में स्टार्ट हुआ था, जिसके अंदर जो हमारे HYV बीज होते हैं, यानी हाई यील्डिंग वैरायटी के बीज होते हैं, उसको विरोध किया गया और बोला गया था जो भी हमारे देसी बीज हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो फसल है वो अच्छी पैदा हो सके। तो बीज बचाओ आंदोलन था। देन अगला आता है कि रोल ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशन, कि जो हमारे पेड़ पौधे जंगलों को बचाने में जो लोकल कम्युनिटीज है वो कैसे हेल्प करती हैं। जैसे मुंडा एंड जो संथाल जनजाति है, कहाँ पे? छोटा नागपुर एरिया में। छोटा नागपुर एरिया मतलब जो हमारा झारखंड वाला इलाका हो गया, पश्चिम बंगाल का थोड़ा इलाका हो गया, हमारा उड़ीसा वाला इलाका हो गया, इस वाले इलाके के अंदर। तो मुंडा एंड संथाल जनजाति है वो किसकी पूजा करती है भैया? महुआ एंड कदम पेड़ है उसकी पूजा करते हैं। तो हिंदुइज्म में भी आप लोग देखोगे कि लोग पीपल के पेड़ की, नीम के पेड़ की, आम के पेड़ की पूजा करते हैं, या फिर जो भी हमारी पूजा वगैरह होती है उसके अंदर उनका इस्तेमाल किया जाता है। सेम वैसे ही राजस्थान में एक बिश्नोई समाज है जो कि ब्लैक बक हो गया, नील गाय होगी या फिर पिकॉक है, जो मोर वगैरह है इनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, है ना। इसके लिए एक बहुत ही फेमस केस है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका। तो देख सकते हो कि आप जो हमारी लोकल कम्युनिटीज हैं वो भी कैसे इन सबको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसी के साथ होता है हमारा सेकंड चैप्टर भी खत्म। थर्ड चैप्टर आता है हमारा वाटर रिसोर्सेज। तो पानी भी क्या है? एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। तो यहाँ पे जो अपना पहला टॉपिक है बहुउद्देशीय परियोजना है या फिर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, यानी कि एक ऐसा प्रोजेक्ट, एक ऐसी चीज जो हमने बनाई जिसके बहुत सारे फायदे होते हैं। इसी में से एक आता है हमारे डैम्स। तो डैम्स के फायदे क्या होते हैं, डैम्स के नुकसान क्या होते हैं, अभी हम समझेंगे। उससे पहले इससे रिलेटेड एक फेमस कोट अपने को याद रखना है। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इन्हीं डैम्स को या फिर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स को क्या कहा था? टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। अब वो क्यों कहा था आइए देखते हैं। तो यहाँ पे डैम्स के कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान लिखे हुए हैं। फायदे देखेंगे पहले, फिर नुकसान देखेंगे। तो पहला फायदा क्या होता है भैया? इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम ड्रॉट्स,
यानी हमारी जो खेती है उसके अंदर उत्पादन बढ़ता है और सूखे से सुरक्षा मिलती है, क्योंकि जब डैम वगैरह बनते हैं तो आसपास नहर वगैरह बनाई जाती है जिससे वो पानी गांव वगैरह तक पहुंच सके, खेतों में इस्तेमाल हो सके, तो इससे हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ता है। और जो आसपास के इलाके में अगर पानी की कमी है तो पानी की कमी भी पूरी होती है। इसका पहला फायदा होता है। दूसरा फायदा है चीप एंड क्लीन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। ये जब हमारे डैम बनते हैं तो आसपास टरबाइन लगी रहती है जिससे पानी के थ्रू हम बिजली बनाते हैं। ये क्या है, एक चीप है एंड क्लीन एनर्जी के रूप में काउंट होता है। तो दूसरा फायदा इसका ये है। थर्ड आता है फ्लड कंट्रोल एंड वाटर हार्वेस्टिंग। ये जब मान लो बहुत बारिश आ रही होती है तो ये डैम्स वगैरह क्या है, पानी को स्टोर करके रखते हैं ताकि जो बाकी इलाकों के अंदर बाढ़ ना आ जाए, और पानी को बचा कर रखने का भी काम करते हैं कि पानी डायरेक्ट समुद्र के अंदर चला जाएगा, कोई फायदा नहीं। डैम से क्या है, हम पानी रोक करके रख सकते हैं जिसका इस्तेमाल हम अपने काम में कर सकते हैं। अगला आता है प्रमोशन ऑफ फिश फार्मिंग एंड टूरिज्म। यानी जहाँ पे डैम्स वगैरह बनते हैं ना, वहाँ पे टूरिज्म बड़े लेवल पे आता है, लोग घूमने आते हैं, देन आसपास के जो लोग हैं यहाँ पे मछली वगैरह को भी पाल सकते हैं। तो ये तो हो गए डैम के फायदे। लेकिन अब नुकसान देखते हैं, डैम के नुकसान क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आता है लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल पीपल। जहाँ पे डैम वगैरह बन रहा है, देखो इतने बड़े लेवल पे यहाँ पे पानी इकट्ठा हो रखा है, पहले यहाँ पे छोटे छोटे गाँव रहे होंगे, लोग रहते होंगे, तो डैम को बनाते समय इन लोगों को वहां से हटा दिया जाता है, तो इसका एक नुकसान ये है। दूसरा आता है डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम ऑफ रिवर। यानी जो नदी पहले आराम से ठुमकती ठुमकती चल रही थी, वहां पे हमने डैम बना दिया तो उससे जो नदी का नेचुरल फ्लो है वो क्या हो गया, वो रुक गया। उसके आसपास के जो जीव जंतु थे, है ना, जैसे मछलियां वगैरह होती थी, पूरा इकोसिस्टम पूरा खराब हो जाता है। थर्ड आता है पॉसिबिलिटी ऑफ अर्थक्वेक्स। अब डैम क्या है, इतने भारी होते हैं, जैसे चाइना के अंदर एक जब डैम बना तो धरती की रोटेशन जो क्या है कुछ माइक्रो सेकंड्स में घट गई है। तो सोचो कितना हैवी होते हैं डैम्स, तो इसकी वजह से अर्थक्वेक्स वगैरह भी आ सकते हैं। इसका एक डिसएडवांटेजेस है। अगला आता है सिल्टेशन ऑफ द रिजर्वायर। यानी जब नदी अपने साथ क्या है भाई, मिट्टी लेकर के चलती है, जब हम यहाँ पे पानी इकट्ठा करके रखेंगे तो क्या है, धीरे धीरे जहाँ पे ज्यादा पानी आना चाहिए, जैसे मान लो यहाँ पे अगर 1000 लीटर पानी आना चाहिए था, एग्जांपल दे रहा हूँ, वहां पे अब क्या है, क्योंकि नीचे के हिस्से में मिट्टी जमती चली जाएगी, तो जितना पानी इसके अंदर बचना चाहिए उतना पानी नहीं आ पाएगा। सिर्फ 400 या फिर 500 के आसपास पानी रहेगा, बाकी सारा क्या है पूरा मिट्टी से भरा रहेगा। तो ये भी इसका एक नुकसान माना जाता है, जिसकी वजह से डैम के ओवरफ्लो होने का चांस रहता है, यानी बांध के टूटने का चांस रहता है। ये इसका नुकसान है। अगला आता है वाटर स्कार्सिटी, जल दुर्लभता। ये तो शायद सब बच्चे को पता है कि भैया पानी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पानी को बचाने क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज कि जो हमारा पानी है ना, वो है तो वैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी अगर मान लो धरती के अंदर अगर 100 पानी है तो वो पानी हमेशा 100 ही रहेगा, लेकिन फिर भी पानी की कमी क्यों है? इन कारणों की वजह से। सबसे पहला आता है इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड ओवर यूज। हम पानी को क्या है बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब खुद सोचो ना, जब आपके पास 100 रुपए है और अगर आप 10 लोग हो तो हर एक बंदे पे कितना आया, 10 आया, यानी ठीक है। और अगर मान लो है वो 100 रुपए ही, जो कि ना कभी बढ़ेंगे ना कभी घटेंगे, लेकिन आप 10 लोगों के बीच में नहीं बल्कि 100 लोगों के बीच में डिवाइड होगा। दैट मींस क्या है, हर एक आदमी के पास अब कितना आया, एक आया। तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी है कि जो पानी है वो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वो लोगों तक कम आ रहा है। उसके अलावा हम लोग भाई पानी का धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं, जितना ज्यादा पानी खर्च कर सकते हैं उतना करते हैं, जिसकी वजह से पानी की कमी अपने को देखने को मिलती है। अगला आता है मेथड्स ऑफ फार्मिंग एंड इरिगेशन, कि हम उन इलाकों में पानी इंटेंसिव खेती करते हैं जहाँ पे पानी बहुत कम पाया जाता है। हम चावल उगाते हैं, हम गन्ना उगाते हैं, जिसके लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है उन इलाकों में जहाँ पे पानी है ही नहीं। तो ये भी क्या है, इसकी वजह से भी वाटर स्कार्सिटी अपने को देखने को मिलती है। थर्ड आता है ग्रोइंग इंडस्ट्रीज एंड सिटीज। जैसे जैसे शहर बढ़ रहे होते हैं, इंडस्ट्रीज आती हैं, उद्योग लगते हैं, लोगों को काम धंधा मिलता है, तो इन सब में भी क्या है भाई पानी की बहुत बड़े लेवल पर जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से भी वाटर स्कार्सिटी अपने को देखने को मिलती है। अगला आता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, पानी का असमान वितरण। देखो हमारे देश के अंदर बारिश भी इक्वली नहीं होती है, कुछ इलाकों में बारिश बहुत ज्यादा होती है, कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इसकी वजह से पानी क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं कहीं पानी बहुत ज्यादा है, कहीं कहीं पानी बिल्कुल भी नहीं है। देन लास्ट आता है वाटर पॉल्यूशन, पानी का प्रदूषण, कि जो भी थोड़ा मोड़ा पानी बचा कुचा है उसमें से भाई अपन लोगों ने क्या कर रखा है, उसको प्रदूषित कर रखा है। उसके अंदर हम कचरा डाल देंगे, उसके अंदर जो मन में आया वो चीज फेंक करके पानी को, हमारी जो नदियां हैं उनको हम गंदा करते रहते हैं। अब पानी को बचाएं कैसे? तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू हम पानी को बचा सकते हैं। यहाँ पे कुछ तरीके दिए हुए। सबसे पहला आता है गुल्स और पुल्स। ये पहाड़ी इलाकों में होते हैं कि जो हमारी नदी बह रही होती है ना, उसके आसपास छोटी छोटी नहर टाइप की बना दी जाती है, जिससे पानी को बचाने में हेल्प होती है। सेकंड आता है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी जो हमारा छत होता है उसके ऊपर जो भी बारिश का पानी आएगा उसको हम एक जगह इकट्ठा करके रख सकते हैं, इससे भी हम पानी बचा सकते हैं। थर्ड आता है खादिन्स इन जैसलमेर एंड जोहर्स इन अदर पार्ट ऑफ राजस्थान। ये दोनों नाम याद रखने हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन में बन जाएंगे। अभी होता क्या है कि खाली जमीन टाइप होती है, वहां पे बारिश का पानी आकर के इकट्ठा होता है और उस पानी को वहीं पे छोड़ दिया जाता है। धीरे धीरे वो पानी क्या है, नीचे जो सूखी मिट्टी है उसके अंदर वो सारा पानी जमीन अंदर सोख लेती है, जिससे आसपास का जो ग्राउंड वाटर है वो बढ़ जाता है। देन अगला आता है टंका सिस्टम, जो कि कहाँ पे होता है, बीकानेर, फलोड़ी एंड बाड़मेर, यानी राजस्थान वाले इलाके में। इसके अंदर होता क्या है, जो छत होती है इसके अंदर जो भी पानी होता है वो पाइप्स वगैरह के थ्रू या तो किसी टैंक के अंदर
या फिर एक कमरा टाइप का बनाया रहता है घर के नीचे, जिसके अंदर ये पानी स्टोर होता है, जिसको ये लोग बाद में इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा भी हम कोशिश कर सकते हैं भैया पानी का कम से कम इस्तेमाल कर सके, है ना। गाड़ी धोने में हम जो हमारा साफ पानी है उसका इस्तेमाल ना कर सके, ये सब तरीकों से हम अपना पानी को बचा सकते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से या फिर मैप पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जितने भी हमारे डैम्स है ना, उनके नाम लिखे हुए हैं और वो डैम्स कौन सी नदी के ऊपर है वो मैंने हाईलाइट कर रखा है, एंड वो कौन से स्टेट में है। ये एक बार लिस्ट आप लोग देख करके जाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन में मैचअप के फॉर्म में ये क्वेश्चन बन जाते हैं। या फिर मैप में कुछ इस तरीके से आ जाएगा आपको डिनोट करने को कि भैया सलाल डैम दिखाओ, भाखड़ा नांगल दिखाओ, टेहरी दिखाओ, तो मैंने यहाँ पे डिनोट करके दिया हुआ है। अब आप पूछोगे सर ये सब मिलेगा कहाँ से, सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे हमने आप लोगों को ऑलरेडी ये सारे नोट्स दे रखे हैं, हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। चाहे आप पॉलिटी पढ़ना चाहें, ज्योग्राफी पढ़ना चाहें, इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहें, हिस्ट्री पढ़ना चाहें, सबको कंबाइन करके एक छोटी सी पीडीएफ बना रखी है। ये सारी चीज आपको वहां पे आराम से मिल जाएगी। इस क्लास को आप लोग एक बार देखेंगे, देन उस पीडीएफ से जाकर के एक बार पढ़ लेंगे। आपके भैया 100 आउट ऑफ 100 कहीं नहीं गए, यानी 80 आउट ऑफ 80 तो आप एग्जाम में लेकर के आओगे ही, प्लस में 20 मार्क्स आपके स्कूल वालों ने भी तो दिए होंगे ना। सो 80 आउट ऑफ 80 एग्जाम के अंदर और 100 आउट ऑफ 100 आपके एसएसटी के अंदर आएंगे भैया, इतनी गारंटी है, उससे प्रॉमिस करके जाओ। इसी के साथ होता है हमारा 3rd चैप्टर भी कंप्लीट। तो 4th चैप्टर है हमारा एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर के कितने टाइप्स होते हैं भाई, तो 3 टाइप्स के एग्रीकल्चर होते हैं। वैसे ही जैसे आपके क्लासरूम के अंदर बच्चे होते हैं, कोई कहता है भाई मेरे 33% आ जाए, मैं पास हो जाऊं, मेरे को बस वही चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं जो कि कहते हैं भाई मेरे को डिस्टिंक्शन चाहिए, 70-75% आ जाएंगे, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन कुछ होते भाई बिना 90 से नीचे तो बात ही नहीं करनी, बापू लाडले 95 से नीचे बात नहीं करनी। तो इस टाइप की हमारी खेती भी 3 टाइप की होती है। सबसे पहला आता है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, यानी प्रारंभिक जीविका कृषि। इसके अंदर जो हम खेती है बहुत ही पुराने तरीके से करते हैं। हम उसके अंदर फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहर के पानी का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। भैया बारिश से अगर कुछ हो गया तो फसल उग जाएगी, वरना खराब होगी तो खराब हो गई, है ना। जो हमारे नेचुरल खाद है उसका इस्तेमाल करेंगे। इसी को एक अलग नाम से जाना जाता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, यानी कर्तन एंड दहन प्रणाली। इसके अंदर जो भी आसपास के पेड़ पौधे हैं उसको जला करके, भस्म करके, जो उसकी राख होती है वो मिट्टी के अंदर मिला करके वहां पे खेती करी जाती है। तो जब वो 3 साल 4 साल वहां पे खेती होती है, जब वो जमीन खेती के लायक नहीं बचती है तो देन वापस से कहीं और जाएंगे, वहां के जंगलों को काट करके जला करके देन वहां पे खेती होती है। तो इसके अंदर जो भी हमारे नेचुरल तरीके से खेती होती है वो इसके अंदर अकाउंट होती है। एंड ऑब्वियसली बात है, नेचुरल तरीके से खेती हो रही है तो यहाँ पे प्रोडक्शन कैसा होता है, कम होता है। इससे सिर्फ अपना गुजर बसर कर सकते हो, उतने अच्छे लेवल पे यहाँ पे खेती नहीं हो पाती है। इसी को अलग अलग जगह पे अलग नाम से जाना जाता है, जैसे जो स्लैश एंड बर्न है, इसी को झूम खेती के नाम से भी जाना जाता है और बहुत सारे नाम इनके हैं। अगला आता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, गहन जीविका कृषि, जो कि इससे थोड़ा बेटर होती है। इसके अंदर जो हमारे फर्टिलाइजर्स हो गए और जो नहरों के अंदर पानी हो गया, उस सब का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है। पर इसके अंदर जो खेती होती है वो सिर्फ खाने की चीजों की होती है। इसके अंदर भी खाने की चीजें, इसके अंदर भी खाने की चीजें, जैसे हमारा गेहूं हो गया, चावल हो गया, इसी टाइप की खेती करी जाती है जिससे घर परिवार चल सके। देन 3rd लेवल पे खेती आती है कमर्शियल फार्मिंग या फिर वाणिज्यिक कृषि। इसको एक अलग नाम से भी जाना जाता है प्लांटेशन या फिर रोपण कृषि। अब रोपण कृषि होता क्या है कि एक बड़े से एरिया के अंदर एक ही टाइप की फसल उगाई जाए। अब इसके अंदर कौन सी फसल उगाई जाती है जिसको हम मार्केट के अंदर बेच सकते हैं। सर हम गेहूं चावल को भी तो बेच सकते हैं, बिल्कुल बेच सकते हैं, लेकिन उससे उतने पैसे नहीं आते एज कम्पेयर टू इसके। जैसे चाय हो गई, कॉफी हो गई, रबड़ हो गया, गन्ना हो गया, केला हो गया, इसको हम मार्केट में बेचने के लिए ही उगाते हैं। तो ये डिफरेंस होता है हमारे सबसिस्टेंस फार्मिंग के अंदर और कमर्शियल फार्मिंग के अंदर। इनके बीच का डिफरेंस भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है एंड कमर्शियल फार्मिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। जो हमारी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है वो सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज और बारिश के ऊपर डिपेंडेंट होती है, लेकिन वहीं पे कमर्शियल वाली क्या है भैया, HYV बीज का इस्तेमाल करेगी, है ना। हाई यील्डिंग वैरायटी बीज का इस्तेमाल होगा, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होगा, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होगा, है ना, उर्वरक कीटनाशक का इस्तेमाल करेंगे। देन यील्ड इज वेरी लो इन द एब्सेंस ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली बात है भाई, क्योंकि हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम खेत को जोतने के लिए ट्रैक्टर वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो जो अपने को उपज होगी वो क्या है, बहुत कम देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रोडक्शन काफी ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पे किसके ऊपर सबको डिपेंडेंट है भैया, मॉनसून रेनफॉल, यानी अगर बारिश अच्छे से हो गई तब तो सब कुछ ठीक है, अगर बारिश नहीं हुई तो पूरी फसल बर्बाद। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कैनाल्स हो गए, ट्यूबवेल्स हो गए, मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है ना, नहर, नलकूप, इन सब का इस्तेमाल करके फसल उगाई जाती है। ये क्या है, लिमिटेड टू स्मॉल एंड स्कैटर्ड पीसेस ऑफ लैंड, जो भी जमीन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वहां पे ये खेती करी जाती है, या फिर कोई गरीब किसान है वो इस टाइप की खेती करता है। वहीं पे कमर्शियल फार्मिंग क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड फील्ड है, थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ जमीन, यानी जिसमें हजारों एकड़ जमीन के ऊपर खेती करी जाती है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट आता है क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर क्रॉपिंग सीजन कौन कौन से हैं, तो 3 आते हैं। सबसे पहला आता है हमारा खरीफ, देन सेकंड आता है रबी, एंड देन तीसरा आता है जायद। अब ये कब कब होते हैं, इनके अंदर फसल कौन कौन सी होती है, मैचअप्स के अंदर पूछ लिया जाता है। तो खरीफ के अंदर सबसे पहले देख लेते हैं फसल कौन कौन सी आती है। तो खरीफ के अंदर फसल आती है हमारी चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, अरहर है, मूंग है, उड़द है, कपास है, जूट है, मूंगफली है, सोयाबीन है। तो इनमें से कुछ एक देकर के मैच में पूछ सकता है। तो ये हमारी होती है खरीफ फसल। तो ये कब उगाई जाती है, जैसे सोन मतलब होता है उगाना,
उगाएंगे कब इसको हम? जून से लेकर के जुलाई के आसपास, जब आपकी गर्मी की छुट्टियां खत्म होती है उसके आसपास इनको उगाना शुरू किया जाता है। और काटेंगे कब? सितंबर अक्टूबर के आसपास, यानी जब दशहरा आने वाला होता है, जब आपके फर्स्ट टर्म आने वाले होते हैं, उस समय पे इनको काटा जाता है। देन आता है रबी क्रॉप्स, जो कि सर्दियों में उगाई जाती हैं, जैसे हमारे वीट होगी, बार्ले हो गए, पीस हो गए, ग्राम हो गए एंड मस्टर्ड हो गए, है ना। गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों, ये कब उगाए जाते हैं भैया? ये उगाए जाते हैं अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, जैसे सर्दियां आने वाली होती हैं उस समय पे इनको उगाया जाता है। और काटा कब जाता है? अप्रैल से जून के आसपास, यानी रबी सर्दियों की फसल है और खरीफ मानसून के समय की फसल है। और वही जो जायद है वो गर्मियों की फसल है। गर्मी मतलब कब उगाए जाएंगे भैया? मार्च से जून के आसपास इनको उगाया जाता है। और काटेंगे कब? जुलाई से अगस्त के आसपास इनको काटा जाता है। इसके अंदर फसल कौन कौन सी? जो हमारी सब्जियां हो गई, वो तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, खीरा हो गया, वो सब जायद फसल के अंदर काउंट करी जाती है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट आता है मेजर क्रॉप्स का, कि हमारे देश के अंदर मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं। यहाँ पे देखो ये सारे फैक्चुअल चीज है, यहाँ पे कुछ समझने वाला नहीं है। जैसे फूड क्रॉप के अंदर देखोगे तो राइस है, उसके अलावा वीट है, उसके अलावा मेज है, मक्का इसको कहते हैं। अब ये कौन कौन सी फसल है? जैसे ये खरीफ फसल है, इसके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? जैसे 25 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, यानी बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे किन किन फसल के लिए किन किन टाइप के वेदर कंडीशन की जरूरत चाहिए होगी भैया? ठंड चाहिए कि बारिश चाहिए? बारिश चाहिए तो कितनी चाहिए? वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप एक बार देख लेंगे। जैसे यहाँ पे शुगर केन भी दिया हुआ है, कॉटन भी दिया हुआ है और टी वगैरह भी दे रखी है। तो इसके अंदर समझने वाला कुछ नहीं है, सब फैक्चुअल है। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला पॉइंट आता है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, यानी सरकार ने हमारी जो खेती वगैरह है इसको प्रमोट करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। तो सबसे पहला आता है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, संस्थागत सुधार। क्या क्या किए? तो 3 है। सबसे पहला अबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम क्या था कि कुछ ही लोगों के पास बहुत बड़े लेवल पे जमीन इकट्ठा हुआ करती थी, तो सरकार ने इस सिस्टम को खत्म कर दिया। जो भी गरीब किसान थे उनको सरकार ने उन अमीरों से जमीन लेकर के गरीब वगैरह के बीच में बांट दी। तो पहला काम सरकार ने ये किया। दूसरा आता है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, यानी चकबंदी करी, यानी लोग जो अगर छोटे छोटे खेतों में अगर खेती करोगे तो उत्पादन कैसा होगा? बहुत कम होगा। तो सरकार ने क्या किया? जिन जिन के पास भी छोटी छोटी जमीन थी उन सबको इकट्ठा करके एक जमीन बना दी और बोला तुम सब लोग मिलकर जमीन के ऊपर खेती करो, जिससे वहां पे प्रोडक्शन ज्यादा हो पाएगा। तो सरकार ने सेकंड काम ये किया। थर्ड आता है कोऑपरेटिव्स एंड कलेक्टिवाइजेशन। जैसा हमने देखा था इकोनॉमिक्स के अंदर कि कोऑपरेटिव्स बनाते हैं, जैसे किसानों का भी एक कोऑपरेटिव बन गया, यानी 10, 20, 50, 100 किसान मिल करके एक जगह पे खेती करेंगे, जिससे प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। जो उनकी उपज होगी वो एक साथ ले आकर के बेचेंगे ताकि उनको ज्यादा कीमत मिल सके। तो सरकार ने ये तीसरा कदम उठाया। अगला आता है कि टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, तकनीकी और आर्थिक सुधार क्या क्या किए। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब जो हमारे खाने पीने की चीज जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, इनका प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। देन आता है ऑपरेशन फ्लड, जिसको व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। हमारे देश के अंदर दूध का उत्पादन बढ़ाया जा सके उसके लिए व्हाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। अगला आता है फाइनेंशियल असिस्टेंस। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया ताकि किसानों को बहुत ही कम ब्याज दर के ऊपर लोन वगैरह मिल सके। एंड उसके अलावा सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी लॉन्च करती है और क्रॉप इंश्योरेंस भी देती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब जब फसल कटने वाली होती है उससे पहले सरकार अनाउंस करती है कि आपकी फसल को हम इतने रेट में खरीदेंगे। दैट मीन्स अगर किसान चाहे तो किसी प्राइवेट व्यक्ति को बेच सकता है। अब ऑब्वियसली बात है, सरकार जब उतना रेट दे रही है, प्राइवेट वाला उससे ज्यादा देगा तभी तो बेचेंगे। और अगर मान लो प्राइवेट में वो रेट नहीं मिल रहा है तो उनको सरकार के पास ला करके अपना फसल बेच सकती है। इसी को मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी कहा जाता है। और सरकार क्रॉप इंश्योरेंस भी देती है, फसल की बीमा भी देती है कि अगर मान लो बारिश नहीं हुई या किसी और कारण से फसल खराब हो गई तो जितने भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी या जितना आप उससे कमा सकते थे वो सारा पैसा आपको सरकार देगी। यहाँ पे एक मैप है, बहुत ही काम का है, जो कि जैसे चावल कहाँ उगाया जाता है, वीट सबसे ज्यादा कहाँ है, टी, कॉफी, रबर, कॉटन, जूट, ये एमसीक्यू फॉर्म में भी पूछा जाता है और मैप में भरने को भी आते हैं। तो एक ही इंपॉर्टेंट मैप है, ये आप लोग देख करके जाएंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। इसी के साथ होता है हमारा 4th चैप्टर भी यहाँ पे खत्म। अगला चैप्टर है हमारा मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो सबसे पहले समझना है कि भाई मिनरल्स होते क्या हैं। तो एक ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, यानी हमारे नेचर के अंदर ये पाया जाता है, नेचर से अपने को मिलता है और इसका डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, यानी ये अंदरूनी रूप से एक जैसा दिखता है। जब हम साइंस का इस्तेमाल करके देखेंगे, जैसे ह्यूमन बॉडी है ना, सबकी एक जैसी दिखती है, वैसे ये भी एक जैसे दिखते हैं। जैसे अगर हम लोहा देखेंगे तो लोहा एक टाइप का दिखेगा, तांबा एक टाइप का दिखेगा, सोना एक टाइप का दिखेगा, तो उसी को यहाँ पे कहा गया है। तो ये हमारे मिनरल्स। तो हमारे मिनरल्स कितने टाइप के होते हैं भैया? तो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला मेटेलिक, दूसरा नॉन मेटेलिक, देन तीसरा एनर्जी मिनरल्स। हिंदी में बोले तो धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। अब यहाँ पे तीनों में डिफरेंस क्या है? धात्विक मतलब जो चमकते हैं और उनको हम गला करके पीट करके हम अलग अलग शेप साइज दे सकते हैं और इसके अंदर से बिजली भी पास हो सकती है, तो बनता है हमारा मेटेलिक। सेकंड आता है नॉन मेटेलिक, जिसके अंदर कोई चमक नहीं होती, जिसके अंदर से एनर्जी पास नहीं हो सकती, वो आता है नॉन मेटेलिक। जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये पत्थर की तरह टूट जाएगा। देन आता है हमारे एनर्जी रिसोर्सेज या एनर्जी मिनरल, जैसे हमारा कोयला, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। तो हमारा जो मेटेलिक है ये भी 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। पहला फेरस, दूसरा नॉन फेरस एंड देन तीसरा प्रेशियस। हिंदी में बोले तो लोह धातु, अलोह धातु एंड बहुमूल्य खनिज। अब लोह और अलोह मतलब, लोह मतलब वो जिसके अंदर लोहा पाया जाता है
और अलोह मतलब जिसके अंदर लोहा नहीं पाया जाता। सिंपल भाषा में बोलूं तो जो हमारा फेरस होता है इसके अंदर चुंबक चिपक जाएगा और नॉन फेरस के अंदर चुंबक नहीं चिपकेगा। देन आता है हमारे प्रीशियस, जैसे हमारा सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये बहुत ज्यादा मूल्यवान खनिज के रूप में जाने जाते हैं। क्लियर है। और इसके अंदर जो हमारा लोह धातु है ना, जितना भी हमारा मिनरल्स का प्रोडक्शन होता है उसका 3/4 यानी 75% कहां से आता है भैया? 75% हमारा फेरस मिनरल्स के रूप में आता है। यहाँ पे मैंने कुछ मिनरल्स लगा रखे हैं, उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा रखे हैं, करके देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा लो एस्क या फिर आयरन ओर। आयरन ओर इसमें दो टाइप के पाए जाते हैं, पहला मैग्नेटाइट एंड दूसरा हेमेटाइट। मैग्नेटाइट सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इसके अंदर 70% आयरन होता है। वहीं पे हेमेटाइट के अंदर 50-60% अपने को आयरन देखने को मिलता है। कुछ इस टाइप की फोटो आप लोग देख सकते हो, ऐसा होता है आयरन ओर। तो हमारा 97% आयरन कहां से मिलता है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड से देखने को मिलता है। देन अगला आता है मैंगनीज। मैंगनीज का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है भाई? स्टील का निर्माण करने के लिए, इस्पात बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर इंडस्ट्री में, कीटनाशक दवाएं बनाने में, पेंट वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज्यादा कहां पे होता है ये? तो मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र के अंदर, ये आप पाई चार्ट के अंदर देख सकते हो। देन अगला आता है हमारा तांबा और बॉक्साइट। तांबा देखते हैं, तांबा कहां पे इस्तेमाल होगा भाई? बिजली के तार बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रसायन उद्योग के अंदर, केमिकल इंडस्ट्री के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। जो हमारा 52% तांबा है वो कहां से आता है? मध्य प्रदेश से आता है। मध्य प्रदेश में भी कहां से? बालाघाट की खदान से आता है। तो एग्जाम के अंदर आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन पूछ लेता है कि भैया एक तांबा दे देगा, कहां से पाया जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर ये नाम दे देगा और उसका इस्तेमाल कहां पे होता है उससे रिलेटेड मैचअप के रूप में ये क्वेश्चन आता है। अगला आता है बॉक्साइट का। बॉक्साइट से क्या मिलता है भाई? बॉक्साइट से अपने को एल्यूमिना बनता है, इसी से हम एल्यूमिनियम बनाते हैं। और ये बॉक्साइट सबसे ज्यादा कहां मिलता है? तो उड़ीसा में 65% वहां पे मिलता है। पाई चार्ट में आप देख सकते हो। उसका अगला आता है माइका या फिर अभ्रक। इसका भी इस्तेमाल कहां पे होता है? इसको विद्युत एंड इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। सबसे ज्यादा कहां मिलता है ये? वो डरमा, गया, हजारीबाग जो कि झारखंड में पड़ता है, वहां पे ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। देन लास्ट है हमारा चूना पत्थर, लाइमस्टोन। तो ये क्या है? वेस्ट मटेरियल है सीमेंट इंडस्ट्री में। सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसका कहां पे होता है? सीमेंट इंडस्ट्री में। फोटो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सबसे ज्यादा कहां पे होता है भाई? तो ये राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश में। तो जैसा हमने देखा था भाई, जो हमारे मिनरल्स होते हैं वो भी क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसको हमको बचा के रखने की जरूरत होती है। तो क्यों जरूरत होती है? सबसे पहला, लिमिटेड रिजर्व्स है इसके। ऑब्वियसली बात है भाई, हमारे एनवायरमेंट के अंदर बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे 1% के आसपास पाए जाते हैं। तो इसलिए अपने को इसको बचा के रखने की जरूरत पड़ती है। देन सेकंड नंबर पे आता है स्लो रिचार्ज रेट। मान लो अगर दोबारा बन भी गए तो इनको बनने में हजारों लाखों साल का समय लगता है, यानी अगर एक बार ये खत्म हो गए तो बहुत लंबे समय तक अपने को देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसलिए इनको बचा के रखने की जरूरत पड़ती है। अगला आता है इंक्रीजिंग कॉस्ट एंड डिक्रीजिंग क्वालिटी। तो जैसे जैसे हम नीचे गहराई में और खोदते जाते हैं इनको निकालने के लिए, इसकी जो क्वालिटी होती है वो खराब होती चली जाती है। इसलिए हमको जो अच्छी क्वालिटी है उसका भी इस्तेमाल ढंग से करना चाहिए, ताकि खराब क्वालिटी तक हम पहुंचे ही ना, है ना। अब इसको हम बचा कैसे सकते हैं? इसको मेजर्स क्या क्या हैं? तो सबसे पहला आता है यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, यानी हमको साइंस का इस्तेमाल करके ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी ताकि अगर खराब क्वालिटी के मिनरल्स भी आए तो उसको हम एफिशिएंटली यानी अच्छे तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड आता है रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स, कि जितने हमारे मेटल्स हो गए हैं ना, जैसे हमारा लोहा हो गया, तांबा हो गया, इन सबको हम लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि अब इस्तेमाल करके फेंक दिया, ऐसे फेंक तो नहीं है, लेकिन इसका हम और अच्छे से रीयूज कर सकते हैं, बार बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हमको ज्यादा आयरन, कॉपर वगैरह जमीन से ना निकालने पड़े। अगला आता है यूज ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, कि जो हमारे मिनरल्स है ना, इसके लिए हम अलग अलग सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम आयरन के पोल्स की जगह पे हम सीमेंट के पोल्स लगा सकते हैं ना, खंबे वगैरह जो है वो हम सीमेंट के लगा सकते हैं। उसके अलावा कोल से एनर्जी की जगह पे, यानी कोयले से एनर्जी लेने की जगह पे हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, सूर्य से एनर्जी ले सकते हैं। अब इसी में एक पॉइंट आता है कि जो हमारे एनर्जी के दो सोर्सेज होते हैं, पहला कन्वेंशनल, दूसरा नॉन कन्वेंशनल। हिंदी में बोले तो परंपरागत एंड दूसरा कहते हैं गैर परंपरागत। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज यानी जो हमारे एनवायरमेंट में बहुत कम पाया जाता है, लिमिटेड पाया जाता है, और अगर हमने एक बार उसको खत्म कर दिया तो वापस से वो नहीं आएगा। वहीं पे नॉन ट्रेडिशनल मतलब वो जो कि हमारे एनवायरमेंट में बहुत सारा है, जैसे धूप बहुत ज्यादा है हमारे आसपास, है ना, हवा है, तो वो भी कभी खत्म होगी क्या? बिल्कुल खत्म नहीं होगी। तो वही है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल या फिर नॉन ट्रेडिशनल। अब यहाँ पे क्या है, जब हम कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज को जलाते हैं तो इससे अपने को धुआं या हार्मफुल गैसेस देखने को मिलती है, जो निकलती है हमारे एनवायरमेंट को प्रदूषित करती है। वहीं पे नॉन ट्रेडिशनल के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, ये कंप्लीटली पोल्यूशन फ्री होती है और इको फ्रेंडली होती है, हमारे एनवायरमेंट के लिए वो अच्छी होती है। देन सेकंड आता है कि जो हमारा कन्वेंशनल एनर्जी होता है ना, इसका इनिशियल कॉस्ट तो लो है, लेकिन बाद में क्योंकि हम इसका इस्तेमाल करते रहते हैं, हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते रहते हैं, तो इसलिए हमें शुरुआत में तो सस्ता पड़ता है, लेकिन बाद में ये बहुत महंगा पड़ेगा। कहते हैं ना कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार, तो वही बात है कि सस्ता रोए बार बार। अभी तो अपने को फायदा दिख रहा होता है, लेकिन आगे जाके इसके बहुत नुकसान होते हैं। वहीं पे हमारे नॉन ट्रेडिशनल यानी जो गैर परंपरागत है, इनको शुरुआत में लगाने में बहुत पैसा खर्चा आता है, शुरुआत में महंगा पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे क्या है अपने को ये सस्ता होता चला जाता है और इवेंचुअली एक समय आता है जबकि ये ऑलमोस्ट फ्री हो जाता है। देन अगला पॉइंट आता है कि ये सिर्फ कुछ ही इलाकों में पाए जाते हैं, है ना,
जैसे माइंस होगी वो बहुत कम इलाकों में पाई जाएगी, सब जगह थोड़ी मिलेगी। जैसे कोयला है वो इंडिया में बहुत कम जगह पे पाया जाता है, वैसे पेट्रोल और डीजल वगैरह ये सब कहाँ है, हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। वेयरएस जो हमारा नॉन ट्रेडिशनल है, जैसे हमारा हवा हो गई, हमारा सूर्य देव हो गए, ये क्या है पूरे देश के अंदर पाए जाते हैं भाई, तो हम इनसे हम एनर्जी आराम से बना सकते हैं। अगला है मेनली यूज्ड इन बिग इंडस्ट्रियल एंड सिटीज, बड़े बड़े शहरों में इनका ज्यादा इस्तेमाल होता है। वहीं पे गांव देहात यानी छोटे इलाके जहाँ पे अभी तक बिजली नहीं पहुंची है, वहां पे हम सोलर एनर्जी वगैरह का इस्तेमाल करके यहाँ पे एनर्जी वगैरह पहुंचा सकते हैं। देन लास्ट पॉइंट आता है कि हमको अदर कंट्रीज पे डिपेंडेंट होना पड़ता है फॉर ऑयल एंड गैसेज। अब इसी बात जैसे मैंने बताया ये सब हमारे देश के अंदर तो नहीं होता है, पेट्रोलियम वगैरह तो हमको बाहर से खरीदना पड़ता है, जिसमें हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा करते हैं। जो हमारा नॉन ट्रेडिशनल वाला है इसका हम अपने देश के अंदर ही बना सकते हैं, हमको किसी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। कोई हमें आगे जाके परेशान नहीं कर सकता कि भाई हम तुमको तेल नहीं बेचेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। इसके एग्जाम्पल क्या है, ट्रेडिशनल के हमारा जो कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, वो इसके एग्जाम्पल माने जाते हैं। देन वहीं पे जो नॉन ट्रेडिशनल इसका सोलर एनर्जी, सूर्य से जो अगर हम बिजली बनाते हैं वो, विंड एनर्जी जो हमारी हवा होती है, टरबाइन का इस्तेमाल करके, है ना, बड़े बड़े पंखे देखे होंगे आपने, उसका इस्तेमाल करके हम एनर्जी बना सकते हैं। देन आता है टाइडल एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा, जो हमारे समुद्र का पानी ऊपर नीचे होता है उसके थ्रू भी हम बिजली बना सकते हैं। भूतापीय ऊर्जा, है ना, धरती हमारे अंदर से कैसी है, गर्म, तो कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे जो धरती गर्मी होती है वो बाहर निकल रही होती है भाप के रूप में, गर्म पानी के रूप में, उसका इस्तेमाल करके भी हम बिजली वगैरह बना सकते हैं। एंड बायोगैस, जो गाय का गोबर वगैरह है उसका भी इस्तेमाल करके हम बायोगैस बना सकते हैं, जिससे बिजली बनती है, या फिर गाय का गोबर है उसको हम बाद में खेतों वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहीं पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सोलर एनर्जी की, भैया बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे देश के अंदर, क्योंकि हमारे देश के अंदर क्या है भाई, साल भर गर्मी ही पड़ती रहती है, सूर्य देव एकदम बहुत तड़पाते हैं लोगों को, तो हम जो सोलर एनर्जी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं एनर्जी वगैरह बनाने में। तो इसके लिए हम फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, जो कि क्या है, एक टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू हम सूरज की रोशनी को डायरेक्ट हम बिजली में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से अब जितने भी हमारे गांव देहात वाले इलाके हैं वहां पे भी अब सूर्य की रोशनी से हम एनर्जी बना सकते हैं। जैसे उत्तराखंड के बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी बिजली नहीं है, लेकिन वो लोग इसका फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने घर की जरूरतों को पूरा करते हैं। देन अगला है बून इन रूरल एंड रिमोट एरिया, जो भी हमारे गांव देहात वाले इलाके हैं जहाँ तक अभी बिजली नहीं पहुंची है, वहां पे ये बहुत ज्यादा एफिशिएंटली इस्तेमाल किए जाते हैं। मेरे गांव में भी ये बहुत बड़े लेवल पे इस्तेमाल होते हैं। अगला आता है बेनिफिट्स टू एनवायरमेंट एंड एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट के लिए फ्रेंडली है भैया, है ना, कोई धुआं नहीं, कोई धूल नहीं, कुछ नहीं, इससे जो एनर्जी बनती है एकदम क्लीन एनर्जी होती है। देन अगला पॉइंट आता है गवर्नमेंट एनकरेजमेंट्स, तो सरकार ने बहुत सारी स्कीम लेके आ रखी है, जैसे नेशनल सोलर मिशन हो गया, और जगह जगह पे सरकार ने सोलर पार्क्स लगा रखे हैं, ताकि लोगों को अंदर ये भरोसा है कि हम जो है सोलर एनर्जी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सरकार भी लोगों को सब्सिडी देती है कि आप अपने घर के ऊपर सोलर पैनल लगवाओ, हम आपको पैसा देंगे। तो इसके थ्रू भी सरकार कोशिश कर रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा सूर्य का इस्तेमाल करके हम बिजली वगैरह बना सके। आपने रेलवे स्टेशन के ऊपर देखा होगा बहुत बड़े लेवल पे सोलर के पैनल्स होते हैं, जिनका इस्तेमाल करके स्टेशनों वगैरह को चलाया जाता है। तो ये रहा जो हमारे 5th चैप्टर है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मैप्स, जैसे आयरन ओर के लिए कौन कौन सी जगह पाया जाता है, जैसे मयूरभंज है, दुर्ग है, बेलाडीला है, ये मैंने यहाँ पे डिनोट करके दे रखा है। सेम वैसे ही कोल के माइंस कहाँ पे, कोयले की खदानें कहाँ पे, इसके 4 पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आता है ऑयल फील्ड्स कहाँ पे है, तो इससे रिलेटेड भी मैप मैंने यहाँ पे लगा रखा है। सेम है पावर प्लांट के लिए, पावर प्लांट में भी 2 है, पहला थर्मल पावर प्लांट एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट। थर्मल मतलब जब हम कोयले वगैरह का इस्तेमाल करके बिजली बनाते हैं, न्यूक्लियर मतलब हम न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करके बनाते हैं। तो ये चारों मैप भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक आध या फिर 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डिनोट करने के लिए। तो इसी के साथ होता है हमारा 5th चैप्टर भी यहाँ पे खत्म। अब आता है हमारा 6th चैप्टर, जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो जैसे हमने देखा था प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर इकोनॉमिक्स के अंदर, तो यहाँ पे जो सेकेंडरी सेक्टर है उसकी यहाँ पे बात हो रही है। सबसे पहला पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कि विनिर्माण का महत्व क्या है। सबसे पहला रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, की खेती के ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी। जैसे हमने देखा था कि हमारे देश में ज्यादातर लोग कहाँ काम कर रहे होते हैं, प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे होते हैं। तो जब हम विनिर्माण करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो लोग क्या है, उद्योगों के अंदर काम करने जाएंगे, फैक्ट्री के अंदर काम करेंगे, तो जो एग्रीकल्चर के ऊपर बोझ है, जो डिपेंडेंसी है वो कम होगी, है ना, लोगों को रोजगार मिलेगा। ये हमारा पहला पॉइंट। सेकंड है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे हमने देखा था कि एग्रीकल्चर के अंदर क्या है, बहुत बड़े लेवल पे बेरोजगारी देखने को मिलती है, तो वो हम कहां से खत्म कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू। इसमें बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को काम करने की जरूरत पड़ेगी, और इससे हमारा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो भी होगा, बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। देन थर्ड पॉइंट आता है फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। इससे हम क्या है, विदेशी मुद्रा वगैरह भी कमा सकते हैं। हमारा जो भी सामान बनेगा, मशीनें बनेंगी, जो भी हम सामान बनाएंगे उसको हम बाहर विदेश में बेच सकते हैं, उससे हमको जो भी कमाई होगी वो विदेशी डॉलर्स में या फिर जो भी करेंसी होगी उसके अंदर हम पैसा कमा सकते हैं। अगला आता है नेशनल प्रोस्पेरिटी, जो हमारे देश की राष्ट्रीय संपन्नता भी बढ़ेगी, जैसे लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, लोग पैसा खर्चा करेंगे, है ना। उसके अलावा जो सामान बनेगा देश के अंदर वो अच्छी क्वालिटी का सामान मिलेगा, तो लोगों को अच्छा सामान मिलेगा, जिससे हमारे देश के अंदर प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, लोग खुशहाल जीवन
जी पाएंगे। अब आता है अगला सेकंड पॉइंट की क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों का वर्गीकरण किस आधार पे है। तो कुछ हमने यहाँ पे इंडस्ट्री देखी है जो कि डिवाइडेड है, किस बेसिस पे। सबसे पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें कच्चा माल कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, इसके बेसिस पे हम दो हिस्से में डिवाइड करते हैं। पहला एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड मिनरल इंडस्ट्री, हिंदी में बोलते हैं कृषि आधारित उद्योग एंड खनिज आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग मतलब जहाँ पे रॉ मटेरियल्स वगैरह कहाँ से आ रहे हैं, सीधा खेती वगैरह से। जैसे सूती उद्योग के अंदर जो अपने को कॉटन मिलेगा वो, ऊनी उद्योग के अंदर जो अपने को ऊन चाहिए, पटसम है, रेशम है, चीनी है, शुगर, टी, कॉफी, ये वाली जो इंडस्ट्रीज है वो पूरी तरह किसके ऊपर डिपेंडेंट है, खेती के ऊपर डिपेंडेंट है। देन सेकंड आता है मिनरल बेस्ड, जहाँ पे जो इंडस्ट्री किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मिनरल्स के ऊपर, है ना, जो हम जमीन खोद के मिनरल्स निकालते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट। जैसे लोहा एंड इस्पात इंडस्ट्री हो गया, सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री हो गई, तो ये सब हमारी इंडस्ट्रीज। देन अगला जो हमारे डिवाइडेड होता है वो अकॉर्डिंग टू द मेन रोल, कि उसका भूमिका क्या है, उसकी भूमिका के आधार पे दो हिस्से में डिवाइड होती है। सबसे पहला आता है की इंडस्ट्री या फिर बेसिक इंडस्ट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं आधारभूत उद्योग। देन सेकंड आता है उपभोक्ता उद्योग या फिर कंज्यूमर इंडस्ट्री, यानी कि बेसिक और की इंडस्ट्री क्या होती है, जहां पे जो सामान बनेगा वो फिनिश्ड गुड नहीं होगा, वो अगली इंडस्ट्री में कहीं पे काम आएगा। जैसे मान लो एक फैक्ट्री से अगर लोहा बन के निकला तो वो लोहा आगे जाके कहीं और इस्तेमाल होगा, उस लोहे से आगे जाके बेंच बनाई जा सकती है, अलमारी बनाई जा सकती है, गेट बनाया जा सकता है। तो वो सिर्फ किसके रूप में इस्तेमाल होगा, सिर्फ कच्चे माल के रूप में निकलेगा किसी और इंडस्ट्री में यूज होने के लिए। सेम यहाँ बता रखा है, जैसे लोहा इस्पात हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब कुछ। देन सेकंड आता है उपभोक्ता उद्योग, यानी वो इंडस्ट्री जहां पे जो भी सामान बन के निकलेगा वो सीधा कंज्यूमर तक आएगा, हम लोग के पास आएगा, सीधा हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे चीनी हो गया, दंतमंजन हो गया, कागज हो गया, पंखा हो गया, सिलाई मशीन हो गया, ये इसका हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आता है हमारा कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। अगला आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कि इसका मालिक कौन है, इसके बेसिस पे तीन हिस्से में डिवाइड होता है। सबसे पहला आता है पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब जिसका मालिक कौन है, सरकार होती है, जैसे हमारे बैंक्स हो गए, है ना, जितने भी गवर्नमेंट कंपनियां हो गई, वो हमारा सार्वजनिक क्षेत्र। सेकंड आता है प्राइवेट सेक्टर यानी निजी क्षेत्र, जिसका मालिक क्या होता है, कोई निजी आदमी होगा। देन थर्ड आता है जॉइंट सेक्टर, जिसके अंदर सरकार भी मालिक हो एंड निजी कंपनियां भी मालिक हो, दोनों मिल करके वो कंपनी चलाएं, वो हमारा संयुक्त उद्योग कहलाता है। जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड ये जॉइंट वेंचर है, प्राइवेट भी चलाता है एंड सरकारी मिलकर चलाता है। यहाँ पे एक और आता है जिसका नाम है कोऑपरेटिव सेक्टर, जिसके अंदर मालिक जो होगा वो लोग ही होते हैं। जैसे अमूल एक फेमस एग्जांपल है, जिसके अंदर मालिक कौन है, मालिक जो दूध देने वाला आदमी है वही उसका मालिक होता है, वो दूध लेकर के आता है, बदले में अपना पैसा लेकर के चला जाता है। वही जो कोऑपरेटिव हम देखते आ रहे हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, तो ये कोऑपरेटिव सेक्टर भी एक उद्योग के रूप में काउंट होता है। अगला आता है ऑन द बेसिस ऑफ वेट ऑफ रॉ मटेरियल, यानी जो हमारा कच्चा माल है या फिर तैयार माल है उसके वजन के आधार पर दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। पहला हैवी इंडस्ट्री एंड दूसरा लाइट इंडस्ट्री, हिंदी में भारी उद्योग एंड हल्का उद्योग। भारी उद्योग मतलब उसके अंदर जो सामान बन रहा है वो भारी है, जैसे लोहा हो गया, कॉपर वाला हो गया, इस्पात हो गया, आयरन हो गया, स्टील हो गया, ये सब क्या है, ये हैवी इंडस्ट्रीज है। देन दूसरा लाइट इंडस्ट्री मतलब जिसके अंदर जो भी सामान बन रहा है वो हल्का है, जैसे चीनी वाली इंडस्ट्री हो गई है, जैसे कागज वाली इंडस्ट्री हो गई, जैसे बिस्किट वाली इंडस्ट्री हो गई, ये सब क्या है, लाइट इंडस्ट्री है। देन अगला आता है मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, भारत के अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं। बुक के अंदर बहुत सारे नाम लिख रखे हैं, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ मेन उठाए हैं। जैसे सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ पे पाई जाती है, जैसे मुंबई में, अहमदाबाद में, सूरत में, इंदौर में एंड कोयम्बटूर में देखने को मिलती है। अभी मिलती है, इसके पीछे का रीजन क्या है, तीन चार रीजन होते हैं इनके लोकलाइजेशन के। सबसे पहला रॉ मटेरियल, यानी इंडस्ट्री लगाई वहां पे जाती है जहां पे इनका जो रॉ मटेरियल है वो आराम से मिल सके। इसका रॉ मटेरियल क्या होगा भाई, इसका रॉ मटेरियल हुआ कॉटन। और कॉटन कहाँ पे होता है, हमने देखा था ब्लैक सॉइल वाले इलाके में कॉटन देखने को मिलती है, यानी यही महाराष्ट्र गुजरात वाले इलाके, तो ये उन्हीं जगह पे स्टेब्लिश किया जाता है जहां से इनको रॉ मटेरियल आराम से मिल जाएगा। देन सेकंड आता है क्लाइमेट, कि जहां पे अब ये कॉटन का हम धागा वगैरह बनाएंगे तो वहां पे अपने को कैसा क्लाइमेट चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, एकदम भयंकर गर्मी वाला इलाका नहीं चाहिए, वरना जो धागे वगैरह हैं वो जल्दी टूट जाएंगे, तो उसको भी ध्यान में रख के इनको लगाया जाता है। देन अगला आता है अदर फैक्टर्स, क्या क्या है कि ये पोर्ट के पास में, जैसे मुंबई हो गया है ना, गुजरात हो गया, यहाँ से क्या है समुद्र का एक्सेस बहुत पास में, जो सामान बनेगा उसको हम बड़े ही आराम से बाकी देश दुनिया में भेज सकते हैं। उसके अलावा जो भी अपने को कुछ मशीन वगैरह मंगानी है वो भी बड़े आराम से मंगा सकते हैं, और आसपास में चीप लेबर भी अपने को मिल जाएगी, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री यहाँ पे स्टैब्लिश है। आगे जितनी भी इंडस्ट्री आप देखोगे तो सेम रीजन उसका भी, जैसे जूट इंडस्ट्री कहाँ पे है, मेनली हमारा हुगली रिवर के आसपास में है, वेस्ट बंगाल में। इसका भी पीछे रीजन वही कि रॉ मटेरियल यहाँ पे आराम से मिल जाएगा, पानी की जरूरत पड़ती है इस इंडस्ट्री में, तो आसपास में जो हुगली रिवर है उससे इनको पानी मिल जाता है। दूसरा चीप ट्रांसपोर्ट, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना आसान है। देन लेबर, चीप लेबर भी इनको आसानी से मिल जाती है। अगला देखोगे चीनी उद्योग, तो चीनी उद्योग क्या कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में। सेम इसमें भी देखोगे तो नेचर ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये जो उन्हीं जगह पे लगाए जाएंगे जहाँ पे रॉ मटेरियल इनका आराम से, जैसे गन्ना, तो गन्ने को हम ज्यादा दूर तक लेके नहीं जा सकते, वरना गन्ना क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, तो उसी के आसपास इनको लगाया जाएगा। देन आसपास लेबर भी इनको चीप लेबर मिलेगी, तो सेम रीजन यहाँ पे भी है। देन सेम आता है लोहा एंड इस्पात उद्योग, ये भी वहीं पे लगाए जाएंगे जहाँ पे इनका रॉ मटेरियल होगा, क्योंकि क्या है बहुत हैवी सामान है ना, ये लोहा हो गया, तांबा हो गया, इनको हम एक जगह से दूसरी जगह ऐसे रोज रोज उठा के लेके नहीं जा सकते, तो वहीं पे लगाए जाएंगे जहां पे ये निकलता होगा, वहीं पे पास में फैक्ट्री लगा देंगे ताकि सामान बड़े ही आराम से
फैक्ट्री के अंदर पहुंच जाएगा, है ना। उसके अलावा चीप लेबर भी इनको आसानी से मिल जाएगी। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज है सबके पीछे के रहने का रीजन सेम ही है। और मार्केट, यानी जब अपना सामान निकालेंगे यहाँ से मार्केट के अंदर बेचने के लिए, तो आसपास बड़े बड़े शहर भी होने चाहिए ताकि उनका सामान डायरेक्टली मार्केट के अंदर बिक सके। अब यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट सेक्टर आता है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे टर्शरी सेक्टर हम लोगों ने देखा था ना, वैसे यहाँ पे आता है हमारा आईटी सेक्टर, जिसके अंदर कंप्यूटर्स वगैरह हो गया, सॉफ्टवेयर वगैरह हो गए, इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों? सबसे पहले मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्योंकि आज के समय पे देखोगे तो प्राइमरी सेक्टर ना उतना बढ़ रहा है, ना सेकेंडरी सेक्टर उतना बढ़ रहा है। हमने देखा था सबसे ज्यादा कौन सा सेक्टर बढ़ रहा है हमारा, टर्शरी सेक्टर सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि जो आजकल के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, टर्शरी सेक्टर में ज्यादा जाएंगे, है ना। सॉफ्टवेयर पर रिलेटेड काम करेंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड काम करेंगे। तो मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है ये। और इसके अंदर जो विमेन है वो 30% विमेन यहाँ पे काम करते हैं। तो जो विमेन एम्पावरमेंट है वो भी होता है इससे। अगला आता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। इसके थ्रू हम क्या है, विदेशी मुद्रा भी कमा पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनी के अंदर क्लाइंट कहाँ होते हैं, विदेशी होते हैं। कोई अंग्रेज उनके यहाँ पे आता है उनसे काम करवाने के लिए, तो वो क्या है, अपनी मुद्रा के अंदर पैसे देगा तो ज्यादा इनकम आ सकती है, देश को डॉलर्स या फिर बाकी करेंसी के अंदर इनकम हो जाती है। अगला आता है इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल एंड डेवलपमेंट। हमारे देश के अंदर बहुत सारे एरियाज हैं जो कि इस तरीके से डेवलप हुए। जैसे बेंगलुरु एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है जिसको इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। जितनी भी हमारे सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं और बाहर से जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो बेंगलुरु के अंदर सिचुएटेड है। जितने भी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स देखे हो कहाँ रहते हैं, वो बेंगलुरु में रहते हैं। सेम हमारे यहाँ पे नोएडा में भी है ना, मुंबई है, दिल्ली है, हैदराबाद है, पुणे है, चेन्नई है, ये सब कुछ आगे ऐसे बढ़ते हुए शहर है। अगला पॉइंट जो आता है हमारा टाइप्स ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज। जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं, जो हम उद्योग लगाते हैं, उससे अलग अलग टाइप के पोल्यूशन होते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। सबसे पहला आता है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के अंदर हम हवा के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, या फिर धूल कण है, डस्ट पार्टिकल्स है, हम हमारे अपने एनवायरमेंट के अंदर छोड़ते हैं, जिससे हमारा जो हवा है वो पॉल्यूटेड हो जाती है। ये दिल्ली वालों से ज्यादा बेटर कोई नहीं जानता होगा, है ना। इसके मेन सोर्सेज क्या है कि जो हमारी केमिकल इंडस्ट्री हो गई, पेपर मिल हो गए, ब्रिक्स जो हमारी ईंटें बनने वाली भट्टियां होती हैं उनसे, और रिफाइनरीज हो गई जहाँ पे तेल वगैरह बनाए जाते हैं, वहां पे बहुत बड़े लेवल पे हम एयर पोल्यूशन करते हैं। इससे नुकसान क्या होता है भैया, हमारे हेल्थ को नुकसान होता है, ह्यूमन हेल्थ को नुकसान होता है। आसपास के जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनकी लाइफ को हार्म होता है। हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है। सेकंड आता है वाटर पोल्यूशन। जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो क्या है, बड़े लेवल पे अपना जो भी गंदा पानी है वो निकाल करके नदियों के अंदर फेंक देती हैं। और हम लोग भी हैं, अपने घर का जो भी नाली का पानी है, जो सब कुछ है, वो सीधे आकर के नदी में ड्रेन करते हैं, जिससे हमारा जो पानी है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। इसके लिए कौन कौन सी इंडस्ट्री जिम्मेदार है, जैसे पेपर इंडस्ट्री हो गई, केमिकल इंडस्ट्री हो गई, लेदर इंडस्ट्री हो गई, और डाइंग इंडस्ट्री हो गई, जिसके अंदर कलर वगैरह होता है ना, बहुत हैवी केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, वो भी पूरा पानी के अंदर मिला दिया जाता है। इससे जो एक्वेटिक लाइफ है वो खराब होती है ना, जो पानी के अंदर रहने वाले कछुए हैं, मछलियां हैं, वो मर जाती हैं। तो जो आसपास का पूरा बायोडाइवर्सिटी है पूरा खराब हो जाता है, और जो हमारे पास पीने का पानी भी नहीं बचता है। फिर अगला आता है थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन क्या होता है, जब हम गर्म पानी को बिना ठंडा किए सीधा नदी के अंदर छोड़ देते हैं, तो इससे जो नदी का पानी है वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। इसी को हम थर्मल पोल्यूशन कहते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी एक्वेटिक लाइफ है वो खराब हो जाती है ना। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि भैया एकदम से ही टेम्परेचर गर्म ठंडा था, एकदम से पूरा टेम्परेचर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो इससे हमारे जो जल के जीव है उनके ऊपर नुकसान होता है। देन अगला पोल्यूशन आता है नॉइस पोल्यूशन। जितने हमारे मशीन्स हैं, जनरेटर्स है, कंस्ट्रक्शन वर्क है, जिसके अंदर दर 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 करके बड़े लेवल पे पूरा नॉइस पोल्यूशन फैलाया जाता है। इससे नुकसान क्या होता है, हमारा मेंटल स्ट्रेस, हमको बिना मतलब का स्ट्रेस होता है। सेकंड है हियरिंग लॉस, हमको ना सुनने की शक्ति हमारी कम हो जाती है, हमारा हार्ट रेट हमेशा बढ़ा रहता है, ब्लड प्रेशर जैसे प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसको हम कैसे बचा सकते हैं भैया। सबसे पहला आता है वाटर रिसाइकलिंग एंड ट्रीटमेंट, कि जब हम पानी को नदियों के अंदर छोड़े तो उससे पहले हम उसको पूरा ट्रीटमेंट करें, उसको मतलब इतना तर साफ कर दें कि भैया वो आगे जाकर के नदियों को गंदा ना करें। या फिर अगर हम गर्म छोड़ रहे हैं तो कोशिश करें उसको पहले ठंडा कर ले, उसके बाद छोड़े। सेम वैसे जो हमारा सीवेज का पानी है उसको पहले ट्रीटमेंट करके उसके बाद नदियों के अंदर छोड़ा जाए। फिर अगला आता है एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करें भैया। तो हम अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, साइंस का इस्तेमाल करके, है ना, बहुत सारे सेंसर्स होते हैं। उसके अलावा फिल्टर्स का इस्तेमाल करके, स्क्रबर्स का इस्तेमाल करके हम कोशिश कर सकते हैं कि हमारा जो हवा के अंदर पोल्यूशन है वो कम कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं भैया, कि हम थोड़ी सी दूर जाने के लिए भैया पैदल चल लो, है ना, अगर हो सके तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर लो, है ना, मेट्रो का इस्तेमाल कर लो, बस का इस्तेमाल कर लो, खुद की गाड़ी की जगह पे। तो ये कुछ तरीके हैं जिसका हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। देन सेम आता है नॉइस कंट्रोल के लिए हम कैसे कर सकते हैं भैया, साइलेंसर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, साउंड ऑब्जॉर्विंग इक्विपमेंट्स का। जहां पे जो भी इंडस्ट्री के अंदर इतनी ज्यादा आवाज होती है उसको ऐसा बनाया जाए कि आसपास कोई आवाज लीक ना हो। जैसे स्टूडियो वगैरह में भी आवाज को रोकने के लिए फॉर्म वगैरह लगाए जाते हैं ना, तो वैसे ही हम नॉइस पोल्यूशन को भी कंट्रोल में कर सकते हैं। और वहां पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको हम ईयर प्लग्स दे सकते हैं कि अपने कान के अंदर लगा करके आराम से काम कर सके, उनको कोई दिक्कत ना हो। अगला आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो कि हम पीछे भी देख चुके हैं कि हमको जो भी बारिश का पानी होता है उसको ज्यादा से ज्यादा बचाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पानी बहुत कम है। उसको हम बचाएंगे तो हमारे जितनी भी जगह पे उसका हम इस्तेमाल ढंग से कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ मैप है जो कि हमारे इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखोगे, पहला कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ पे है, ये मैंने मैप के अंदर दिखा रखा है। सेम आता है आयरन एंड स्टील प्लांट का भी, ये भी आप देख सकते हो। अगला
देन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देन आता है हमारा लास्ट चैप्टर लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इसके अंदर पढ़ना कुछ नहीं है, सिर्फ 2 मैप है जो कि आपके काम के हैं। सबसे पहला आता है मेजर पोर्ट्स, हमारे देश के अंदर पोर्ट कौन कौन से हैं, मैंने यहाँ पे पूरा डिनोट कर रखा है। ये पोर्ट है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम के अंदर इसमें से मोस्टली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। देन अगला आता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, हमारे देश के अंदर एयरपोर्ट्स कहाँ है। इसके अंदर 2 चीज याद रखना, पहला कौन से शहर में है, जैसे यहाँ पे अमृतसर है, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, हैदराबाद है, ये सब तो याद रखना ही है। एग्जाम के अंदर दिल्ली नहीं पूछेगा, सीधा पूछेगा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ पे है, जैसे राजा सांची श्री गुरु रामदास जी एयरपोर्ट का नाम दे देगा। सेम वैसे ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट का नाम दे देगा, तो अपने को पता होना चाहिए एयरपोर्ट कहाँ पे। तो ये रहा वीडियो का अंत। हमने पूरी ज्योग्राफी बड़े ही बेहतरीन ढंग से पूरा पढ़ लिया, उसको रिवाइज कर लिया। इन द एंड मैं बस यही बताऊंगा कि जो भी हमने पढ़ा उसका हमने पीडीएफ ऑलरेडी बना के हमारे डिग्निटी चैनल के टेलीग्राम में दे रखा है। इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम पे जा सकते हो, जो भी हमारे नोट्स उनको डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो कैसे लगी आप नीचे कमेंट करके बताइए। मिलेंगे आप सभी से अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।